हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है सिविल कोड क्लर्क के टेस्ट मेन सीरीज सॉल्यूशन में। प्यारे साथियों, आज हम लोग सेट नंबर 18 का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन सेट नंबर 18 का सॉल्यूशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, सिविल कोड क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं जो तैयारी में लग चुके हैं। और यह जो आपकी प्लेटफॉर्म है ओएसिस आपकी पाठशाला, वो आपके तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए और बेहतर करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो आपके बीच में हम शेयर करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि मैंने शुरू में ही 20 जो मेंस का मॉक टेस्ट है वो डिजाइन किया था अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो 20 मेंस का मॉक टेस्ट आप जितने भी विद्यार्थी हैं सिविल कोड एस्पिरेंट, कृपया ओएसिस का जरूर लगाएं। यह टोटल आपके सिलेबस के अनुसार है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है ताकि आपके एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर आप लो लेवल का करके जाते हैं, एग्जामिनेशन में हाई आ जाता है तो अब आप तकलीफ में रहेंगे। लेकिन अगर ढंग का क्वेश्चन करके जाते हैं और एग्जामिनेशन में उससे थोड़ा स्टैंडर्ड कम आता है तो आपका एग्जामिनेशन 100% बेहतर जाने वाला है। तो 20 मेंस मॉक का टेस्ट, उसके बाद 5 हम सेक्शनल लाएंगे। या सेक्शनल आपके बूस्टर के तौर पे होगा जो कि एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले आपको करना है। मैथ्स होंगे, रीजनिंग होंगे, कंप्यूटर होंगे, कंप्यूटर के फुल फॉर्म होंगे, करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है। ढेर सारे बच्चों का इंक्वायरी आया था, कम से कम नहीं तो भी 2 दिन तो इतनी इंक्वायरी आई कि मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गया। तो फिर मैंने सोच रखा था जब वीडियो का सोल्यूशन करूंगा तो उसी समय कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके बीच में से मैं शेयर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन की डिमांड कर रहे थे, सर आपका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज करना है। भाई, अपने पास एप्लीकेशन है, अगर समझिए कि 5 लाख का सेटअप रख सकते हैं तो 50,000 का एप्लीकेशन तो बना ही सकते हैं ना। लेकिन मैं उन सारे तमाम विद्यार्थियों के लिए एप्लीकेशन पे कौन कोर्स लॉन्च नहीं किया हूं जिन्होंने मुझे शुरुआती से साथ दिया। जब मैंने टेस्ट सीरीज की शुरुआत की थी तो बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े और अभी तक जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए हमें कुछ करना था। ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जितने भी कोर्सेज होंगे वो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा। ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया है कि आपका AMWF का जो समय होगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक, उसमें आपकी क्लासेज आएंगी। ठीक है। किसकी चीज की क्लासेज आएंगी? पहला जो होगा मैथ्स का क्लास होगा। ठीक है। दूसरा जो होगा आपका इंग्लिश का क्लास होगा भारती सर का। और तीसरा जो होगा आपका कंप्यूटर का क्लास होगा। यही सब ना आप क्लासेज परचेज करिएगा कहीं एप्लीकेशन पर जाके, यह मैं आपके लिए फ्री करवा दे रहा हूँ यूट्यूब पर। बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है और तमाम सारी असाइनमेंट भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो AMWF में 2 से 5 आपका क्लास चलेगा, जिसमें पहला क्लासेज होगा मैथ्स का अकॉर्डिंग टू सिलेबस। 25 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा क्लासरूम में या फिर यूट्यूब पे, और 25 क्वेश्चन आपको क्या करना है, घर से कर लेना है। इसके बाद इंग्लिश का क्लास चलेगा डिस्क्रिप्टिव का। जैसे ही इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग हिंदी का भी टॉपिक्स करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर है, रीजनिंग सारे लोग बना लेंगे। बूस्टर के तौर पे मैं इधर आपका क्या दूंगा, 125 कंप्यूटर का फुल फॉर्म दूंगा, करंट अफेयर्स दूंगा, इंपॉर्टेंट जीके जीएस दूंगा। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको इस प्लेटफॉर्म से नहीं मिल रहा है, बस आपको इसका फायदा उठाना है। ठीक है। तो क्लासेज जो है मैंने ऑनलाइन विद्यार्थियों वाले के लिए जो एप्लीकेशन पे डिमांड कर रहे थे उनको मैं फ्री यूट्यूब पे करा दिया हूँ। इसलिए मैं कराया हूँ कि शुरू से आप लोगों ने मुझे साथ देते आया है, तो मेरी भी मन थी कुछ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँ। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऑनलाइन के लिए फोन किया कि सर ऑनलाइन हम टेस्ट सीरीज जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ें। अब देखो ओएसिस आपको या आपकी पाठशाला आपको क्या प्रोवाइड करवा रही है, सिर्फ एक चीज का पैसा ले रहा है, टेस्ट सीरीज का, और बदले में आपको क्या क्या दे रही है। ठीक है। फ्री क्लास ऑन यूट्यूब। ठीक है। जो आप एप्लीकेशन पर किसी भी संस्थान से क्या करिएगा, परचेज करके पढ़िएगा, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, वो सब आपके फ्री रहेंगे। ठीक है। दूसरा चीज, 20 मेंस का मॉक टेस्ट है, ये आपको क्या है, यही सिर्फ खरीदना है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए इसकी फी कितना है, 500 रुपीज़ है। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, +5 सेक्शनल मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट PDF जो होंगे, ठीक है, जो क्लासेज यूट्यूब पर चलेंगे उनको आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद एक हम लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी अगर क्लासेज नहीं अटेंड कर पा रहे हैं ऑफलाइन में तो वो घर बैठे क्या कर सकते हैं, जो डेली उनको टास्क मिलेगा उसको पूरा कीजिएगा। ठीक है। तो आपको सिलेबस यह मैं 19 से लेके 20 19 मई से लेके 20 मई तक खत्म कर दूंगा यूट्यूब पे, मैथ्स का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का और साथ ही साथ हिंदी का। ठीक है। क्लासेस 2 से 5 चलेंगे, अभी AMWF में चलेंगे। यह जो 20 मेंस का मॉक टेस्ट है, परचेज करने के बाद मैं आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा। ठीक है। कि आप
एक दिन में आपकी कैपेसिटी एक सेट लगाने का है तो एक लगा लीजिए, दो लगाने का है तो दो लगा लीजिए। तो ये मैं आपको इसके साथ में ऑब्जेक्टिव का आंसर भेज दूंगा, इसके बाद मैं डिस्क्रिप्टिव का आंसर भेज दूंगा, और क्वेश्चन में ही क्यूआर कोड लगे होंगे, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा तो डायरेक्टली आप सॉल्यूशन पे पहुंच जाइएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगे और होमवर्क सीरीज होंगे, और सबसे खासियत बात है कि एक पेड ग्रुप वाले विद्यार्थी का अलग से ग्रुप बना हुआ है, तो जिसमें आपको हर एक अलग अलग प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। कोई किसी को डाउट होगा तो डाउट सेक्शन पूछ सकते हैं, है ना। और मैं संडे से तो मैं उनके लिए ऑनलाइन वाले के लिए स्पेशल टाइम निकालने वाला हूँ। तो अगर कोई विद्यार्थी ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, मेंस का मॉक टेस्ट का सिर्फ पैसा ले रहे हैं, वो भी कितना, 20 + 5 25 मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपको, और उसका फी मात्र कितना ले रहे हैं, 50 रुपया ले रहे हैं। इट मीन्स आपको 20 रुपये मॉक टेस्ट पड़ा, ठीक है। ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए क्या है, यह जो है आपका फी 1100 रुपया है, ठीक है। आप क्लासेज में आएंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, आपकी टेस्ट के बाद कॉपी चेक की जाएगी, उसके बाद आपको अलग प्रकार का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ये सब मिला के जो भी विद्यार्थी अभी तक टेस्ट की तैयारी नहीं किए हैं या एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कृपया तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि ये आपको ज़्यादा वक्त देगा नहीं। एप्लीकेशन पर नहीं लॉन्च करने का कोर्स यही रीजन था कि शॉर्ट टर्म क्या है, आपको मिलेगा, बहुत कम समय मिलेगा, और कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है आपको यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करा देंगे। क्या ज़रूरत है आपको एप्लीकेशन पे पढ़ने का, बहुत सारे हैं टीचर एप्लीकेशन पे जाके अपना बेच रहे हैं, विद्यार्थी खरीद लेता है, बाद में बोलता है कि नहीं इसका कोर्स सही नहीं था। आप सामने देखो, आप अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो आप करो, ठीक है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन था। और जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर, वहाँ भी साइड स्क्रीन पर नंबर है, और नहीं तो मैं नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर लेना, 9304283279, ठीक है, यह नंबर है। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, है ना। अब टेस्ट सीरीज का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन करना है। यह सेट नंबर हम लोग 18 का सोल्यूशन कर रहे हैं। यह जो 20 टेस्ट है डिजाइन के हुआ सिविल कोड के लिए, ये आपको लगा के ही जाना है। इसमें आपको इतना बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा, ताकि आप देख लो ना मार्केट में पूरे बेहतर किसका है, आप एक बार देख लो, उसके बाद मेरी टेस्ट का एनालिसिस करना, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन पे। तो सेट नंबर 18 का हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं, और एज यूजुअल आपको सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगा किससे होगा, मैथ से होगा। तो कह रहा है कि x जो है सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। x कोई संख्या जो क्या है, सबसे छोटी संख्या है, जो 2, 26, 18, 39 और 169 से विभाज्य है, और एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। अगर x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। यह जो कॉन्सेप्ट है आपका एलसीएम बेस्ड होगा, ठीक है, कि कोई छोटी संख्या है तो सबसे छोटी संख्या क्या, लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, 2, 26, 18, 39 और 169 का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। अगर इस तरह से भी निकाल सकते हैं तो 2 से लगाया मैंने, तो यह मेरा 1 हो गया, ये मेरा 13 हो गया, ये मेरा 9 हो गया, ये मेरा 39, ये मेरा क्या 169। अब मेरा लगेगा डायरेक्ट 13 से ही लगा देता हूँ, 1 1 9 मेरा रह जाएगा, 13 × 39, ये कितना हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा। अब मेरा 3 से लगा देता हूँ, ये मेरा बचेगा 3 बचेगा, ये मेरा 1 बचेगा, ये मेरा 13 बचेगा। तो जो मेरा एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या आया 13 × 13, 13 दो बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो उसके बाद 3 × 3, 3 × 3, इसके बाद बचा मेरा क्या 2 बचा। लेकिन अगर आपको संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक और आपको लाना पड़ेगा, क्या 2 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 से गुना कर देंगे। तो अब जो मेरी x जो सबसे छोटी संख्या बनेगी क्या, कि 13 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने कितना 2 का स्क्वायर, यही मेरा x जो है सबसे छोटी संख्या बना। और इसको हम लोग क्या करेंगे, 123 से विभाजन करेंगे, ठीक है। तो करते हैं हम लोग। तो 13 गुने कितना, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसी को भागा देना है कितना 123 से। तो 169 गुने कितना हो जाएगा आपका 36/123। जब इसको गुना करेंगे, मैं ऑलरेडी गुना कर चुका हूं क्योंकि कैलकुलेशन में यहाँ कम समय लगे, तो 6000 कितना आएगा 84 बटा कितना करना है आपको 123 करना है। तो इसका जो सबसे बेस्ट मेथड है आप निकाल लो 6084, ठीक है। कितना से लगेगा 23 चौक 92, 4 से आप लगाओ तो कितना बचेगा 492 होगा, ठीक है।
8 में से 2 गया 6, 1 1 116 4। अब तो मेरा ये 9 मरतबे लगेगा, तो 9 तिया 27, 9 दिन 18, 2 20, और 9 और 2 कितना हो गया 11। तो 14 में से 7 गया 7, ये बचा 5 7, यानी रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा 57 बचेगा। ठीक है, सवाल में कोई जान नहीं है, बस आपको समझना है कि अगर कोई ऐसी छोटी संख्या जो इतना संख्या से विभाज्य है, हम लोग क्या करते हैं उसका एलसीएम निकालते हैं। मैंने सवाल को एक स्टेप आगे कर दिया, क्या कर दिया कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जो घट रहा था उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना कर दिए। इसके बाद एक स्टेप मैंने और बढ़ा दिया कि वह जो संख्या है अगर इतना से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। कुछ नहीं करना था, एलसीएम एचसीएफ का सवाल था, एलसीएम निकाले हम लोगों ने, उसको पूर्ण वर्ग बनाया, उसके बाद दी गई संख्या से भागा दिए, और जो मेरा रिमाइंडर बचा हुआ मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 57 इसका आंसर, वेयर इज 57, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल है ना, आपको सिर्फ देखने में हार्ड लगेगा, लेकिन सवाल उतना हार्ड है नहीं। अब ये सवाल देख लो, आप कह रहा है कि दो धावक जो है क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना चालू किया। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है कि एक धावक नंबर ए है और धावक नंबर बी है। कहता है कि धावक नंबर ए इधर से दौड़ रहा है और धावक नंबर बी इधर से दौड़ रहा है। एक की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी स्पीड कितनी है 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट के बाद वो मिलते हैं, तो शुरुआती में वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे मिलेंगे। ठीक है, सवाल कोई हार्ड नहीं है, बस आपको समझना है क्या है कॉन्सेप्ट। एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है कि दोनों अगर एक दूसरे का अपोजिट जाएगा तो दिया हुआ चाल क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, और एक दूसरे के समानांतर जाएगा तो दिया हुआ चाल क्या करेंगे, घटाएंगे। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दूरी ही तो निकालना है। यहाँ पे चाल दिया हुआ है, लेकिन रिलेटिव स्पीड में एक दूसरे के ओर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो चाल जुट जाएगा। 40 + 34 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ठीक है, बचा समय मेरा, तो समय कितना है 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा तो हम लोग जान ही रहे हैं, और 45 मिनट का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 मिनट का हम लोग लिख सकते हैं 45/60, यानी 3 कितना होता है 4 होता है, और 3/4 कितना होता है 0.75। अगर आपको इतना पता है तो ठीक है, मेरा डायरेक्ट हो जाएगा। 1 घंटा तो मेरा पूरा पूरा दिया हुआ है, 45 मिनट को अगर हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 45/60 करना पड़ेगा, 3/4, और 3/4 कितना होता है 0.75 के बराबर। यानी अब जो हम टोटल घंटा हम लिख सकते हैं तो 1.75 लिख सकते हैं, यानी घंटा में कन्वर्ट करने के बाद 45 मिनट 1 घंटा कितना हो गया 1.75 घंटा। अब कहता है कि दूरी निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना कर देंगे। 74 गुने कितना 1.75, यह गुना करके जो आएगा आपका 129.5 आएगा, और यही मेरा क्या होगा, इतना किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, तय कर लेगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कुछ नहीं कॉन्सेप्ट था, एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट था। अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटेगा, सेम डायरेक्शन में घटेगा, दूरी बराबर फार्मूला निकालना था, और यह जो मिनट में दिया हुआ था उसको घंटा में कन्वर्ट करके अपना काम निकाल लेना था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल थोड़ा अच्छा है, प्रॉफिट एंड लॉस से दिया गया है, सिंपल कैलकुलेशन कर। कह रहा है कि ए ने बी को 30% के लाभ पर एक घड़ी बेची, और बी ने इसे सी को 10% के लाभ पे बेच दिया, और सी ने इसे डी को 20% हानि पे बेचा, है ना, ये हानि होगा यहाँ पे, हानि पे बेचा। यदि ए का लाभ बी की तुलना में 51 रुपया अधिक है तो डी ने इसे कितने में खरीदा। ठीक है, अब बड़ा देखो लॉजिक से सवाल है, बहुत लोगों का अलग अलग बनाने का मेथड है, मैं आपको एज्यूम मेथड बता देता हूँ। अब जितना भी परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो उसको हम लोग लिख लेंगे 30 बटा कितना होगा 100, तो मेरा कट जाएगा। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य, एक मेरा कितना है 10 बटा कितना है 100। ठीक है, तो ए मेरा कट गया, 20% है तो क्या होगा 20/100, तो मेरा कटेगा कितना से 5 से, तो मेरा बचा 3/10 बचा। ठीक है, 1/10 बचा और 1/5 बटा। अब नीचे वाला फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो नीचे वाला फैक्टर जो बचा मेरा 10 × 10 × 5, तो 10 × 10 मेरा कितना हुआ 100, 100 × 5 बराबर कितना हुआ 500।
ये मेरा कितना हुआ 500। अब ये 500 हम लोग किसको मानते हैं, 500 हम लोग मानते हैं ए का, ठीक है। यहाँ पे माना गया है, कन्फर्म नहीं बताया गया है कि 500 रुपया ही क्या है उसकी है। बस ये हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए बना लेते हैं। क्या करते हैं, दिया गया जितना भी परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में तोड़ के और नीचे वाला फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने किया था, कितना आया 500। और यह जो 500 है किसका माना जाएगा, एक ए का मान लेते हैं। ए मान लिया जाए कि यहाँ पे कितना है 500 रुपया है, कितना है 500 रुपया। कहता है कि ए ने बी को कितना पर भेजा, 30% लाभ पे बेचा। तो अगर इसका हम 30% निकालेंगे, किसका, इसका 500 का, तो 500 का 30% कितना हो जाएगा, 150 रुपया आ जाएगा। सबको पता है लेकिन कर दे रहे हैं, हर एक अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी है, किन्हीं को ना समझ में आए। तो 30 कितना हो गया 150। ए ने अगर 500 रुपया में खरीदा था तो बी को कितना पड़ा, इसमें 150 जोड़ देंगे, ए का लाभ, तो बी को पड़ा मेरे कितना 650 रुपया, ठीक है। यानी बी ने कितना पे खरीदा, 650 रुपया पे खरीदा। कह रहा है कि बी ने 10% लाभ पे किसको बेचा, सी को बेचा। कोई बात नहीं, तो 650 का 10% कितना होगा, 650 का 10% 65 होगा, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। तो डी को जब बेचा तो बी अपना लाभ जोड़ लिया इसमें, तो कितना हो गया 5, 6 5 11 और 6 1 7। यानी यही प्रोडक्ट सी को कितना में पड़ा 715 में। कहता है कि डी जो है, सी ने डी को इसको कितना पर बेचा, 20% की हानि पे बेचा, ठीक है। तो 715 का 20% हानि निकाल लेंगे, 1/5 भी हम कर सकते हैं, 1/5 ही कर लेते हैं। तो 103 हो जाएगा ना, 103। देखो 715 हो गया इधर, इसके बाद 20% की हानि पे बेचा, 715 डायरेक्ट डी ही का निकाल लेते हैं। 715 गुने 4/5, ये मेरा कटेगा कितना से, 14 25 70, 143, ठीक है। 14 25 70, 15 15। तो डी को जो पड़ा होगा 300 को 12, 4 को 16, 1 17, 4 1 5। यानी डी को जो है पड़ा कितना का पड़ा 572 रुपया का, ठीक है। हम लोगों ने इस तरह निकाल लिया। ए का कितना 500, बी का 30% लाभ जोड़े जब इसमें तो 650 का पड़ा, सी को कितना पड़ा 715 का, डी का पड़ा कितना 572 का। अब सवाल कह रहा है कि ए का लाभ बी की लाभ की तुलना में कितना है, 51 रुपया अधिक है। तो ए का लाभ कितना था जी 150 रुपया, अब बी का लाभ कितना था 65 रुपया। तो इसी को तो घटाना है कि 150 माइनस 65, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 51 दिया हुआ, ठीक है। अब इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इधर घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 85, 85 का वैल्यू कितना 51, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 51/85। अब इसमें से जिसका पूछेगा ए का, बी का, सी का, डी का, सबका निकाल सकते हैं। तो कहता है डी ने इसे कितने में खरीदा, तो डी की क्वांटिटी को गुना कर देंगे। डी की क्वांटिटी कितनी है 572 है। आप इधर देखोगे तो 17 तिया 51, 17 पचे क्या हो जाएगा 85। यानी हम इन लोग इसको कर सकते हैं कि 572 गुने 3 बटा क्या कर सकते हैं 5 कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 7 21 और 15 कितना हो जाएगा 15, 2 17, 1716/5। अब इसको भागा देंगे, 5 3 15, 5 को 20, 216। इतना तो फिक्स है कि 3 4 आएगा, और फिर 216 में से बचेगा मेरा 16 सिर्फ, तो 15। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, 343.20, ठीक है। कैसे मैंने किया, 300 से गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा, फिर 216 बचेगा तो 5 को 20 है ना, फिर बचेगा, फिर मेरा लास्ट में 16 बचेगा, तो 343 तो आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कहता कि एक कार्यालय में कर्मचारियों को कुल संख्या में से 5/8 पुरुष है, ठीक है। कहीं कार्यालय है वहां पे पुरुष
ठीक है। कुल जनसंख्या का कितना है 5/8 और इधर महिला है, ठीक है। तो पुरुष अगर 5 है और टोटल 8 है, 5/8 कहने का मतलब क्या कि 8 में से 5 पुरुष है, तो महिला कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। यहाँ भी लिखा भी है कि शेष महिलाएं हैं। तो 5/8 का कहने का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इंसान कार्यालय में कितना है 8 है, जिसमें 5 पुरुष है, तो कितना महिला है 3 महिला है। ये तो बेसिक से चीज है। कहता है कि पुरुषों की संख्या का 2/5 गैर तकनीकी कर्मचारी है, नॉन टेक, ठीक है। यहाँ से 2 ब्रांच, ठीक है, एक टेक्निकल एक क्या नॉन टेक्निकल, ठीक है, एनटीपीसी। कहता है कि 2/5 जो है वो क्या है गैर तकनीकी है। तो 5 का 2/5 करेंगे तो कितना आएगा 2 ना आएगा। तो 2 आदमी मेरा क्या है नॉन टेक वाला है, मेरा मतलब 3 आदमी क्या है टेक्निकल है पुरुष वाला में। महिला के कहता है कि 2/3 कर्मचारी क्या है तकनीकी है। तो महिला में भी क्या है टेक और नॉन टेक, ठीक है। तो टोटल महिला कितना है 3। तो 3 का 2/3 क्या है मेरा तकनीकी है। तो तकनीकी वाला में आ जाइए, 3 का 2/3 मेरा कितना है, यानी 2 को है मेरा क्या है टेक्निकल है, 3 को में से तो 1 मेरा क्या है नॉन टेक है। बस यही तो निकालना था, पहले पुरुष महिला, फिर पुरुष महिला में कितना टेक्निकल कितना नॉन टेक्निकल, दोनों में निकाल लिए। अब सवाल क्या पूछा है कि कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना अंश तकनीकी कर्मचारी है, तो कितना अंश जो है टेक्निकल है। तो पुरुष वाला में टेक्निकल कितना था 3 गो, महिला वाला में टेक्निकल कितना है 2 गो, तो टोटल टेक्निकल कितना हो गया 5 गो। और कुल जनसंख्या कितना था पुरुष महिला मिला के 8 गो, तो क्या हो जाएगा 5/8। वेर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 5/8 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 16.2/3 बचाता है। यदि बचत में 36% की वृद्धि होती है और व्यय में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखो आय जो होता है ना, एक फार्मूला लिख लीजिए, आय बराबर आय में से ही खर्चा करेंगे या फिर बचत करेंगे। तो मान लिया जाए कि मैंने बचत किया तो क्या हो गया कुछ खर्चा भी हुआ होगा, तो यही फार्मूला है, ठीक है, कि बचत प्लस खर्चा वो क्या होता है इनकम होता है। क्या आपके पास इनकम है उसमें से खर्चा कर लिया और कुछ बच गया तो क्या हो गया दोनों मिला के इनकम के इक्विवेलेंट हो गया। अब आय जो है ना कितना है, तो अच्छा 16.2/3 का मतलब होता है 16.2/3% बराबर होता है 1/6। तो अभी तो इस कॉन्सेप्ट पर जाने थे कि टोटल कितना 6, तो 6 मेरा क्या है इनकम है और बचाता है, तो 1 यूनिट क्या करता है बचाता है। जैसे इसके पहले वाला सवाल में क्या था कि 5/8 था जिसमें 5 पुरुष था तो 8 टोटल जनसंख्या था, तो बचा 3 मेरा मैं क्या हो गया महिला हो गया था। उसी प्रकार है 16.2/3, तो 16.2/3 कितना होता है 1/6 के बराबर होता है, यानी उसकी आय कितना है 6 है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है बचाता है, यानी एक जो क्या है उसका बचत है, लिख ले रहे हैं एक बचत है। तो समझिए कि अगर आय 6 है एक बचत है तो खर्चा कितना किया होगा 5 खर्चा करता होगा, ठीक है। आय 6 है एक बचाता है तो 5 खर्चा करता होगा। अब कह रहा है कि यदि बचत में 36% की वृद्धि होती है और व्यय में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। अच्छा अब 1 है तो यहाँ 1 से हम लोग तो निकाल नहीं सकते हैं, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग 600 मान लेते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। यहाँ हम लोग क्या किए 100 मान लिए और यहाँ हम लोग क्या किए 500, ठीक है। तो अब मेरा इनकम क्या हो गया खर्चा सॉरी इनकम मेरा क्या हो गया 600, बचत मेरा 100 रुपया और खर्चा मेरा 500। अब कैलकुलेशन करना मेरा ज़्यादा आसान है। कहता है कि बचत में 36% की वृद्धि होती है, तो 100 का 36% निकालेंगे तो क्या होगा 36, यानी 36 रुपया मेरा बचत बढ़ गया। जोड़ कहता है कि व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो 500 का 60% कितना होगा 300 होगा, 500 गुने 60/100, 2 शून्य से 2 शून्य यानी 300, ठीक है। तो अब पूछा क्या कि उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो अब जो मेरा है यही चीज ना बचत और खर्चा जोड़ के हम लोग क्या करते हैं आय के इक्विवेलेंट करते हैं। तो अब मेरा कितना बढ़ गया 36 इधर से 300 इधर से, तो ई मेरा एक्स्ट्रा बढ़ गया कितना पे 600 पे,
कंपेरिजन में, तो हम यहीं से निकाल सकते हैं कि कितना बढ़ गया। तो क्या करेंगे, 336/100 गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। और कितना मेरा आय में वृद्धि है वो बढ़ जाएगा। तो 2 शून्य से मेरा 2 शून्य कट गया, 6×5 = 30, फिर बचा 36, तो 6×6 = 36, ये मेरा कट जाएगा कितना मरतबे, 56 मरतबे। यानी 56% की क्या हुई थी, इनकम में वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, 56%। वेयर इज 56? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सवाल कोई भी टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे काम करके जाना है ताकि आपका एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बार बार बोलते हैं कि ईवर कैटेगरी से 17,000 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है। इट मीन्स कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। आपका एक एक नंबर जो है ना रेस में बना सकता है, रिजल्ट बना सकता है, जॉब लगा सकता है, बाहर का भी रास्ता दिखा सकता है। बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, अब जाग जाओ यार, अभी तो समझो बेरोजगारी किस लेवल की है, ठीक है। कहता है कि कक्षा ए और बी छात्रों की संख्या क्रमशः 54 और 72 है, ठीक है। बी में गणित में छात्रों का औसत अंक 45 है और ए और बी के सभी छात्रों का औसत अंक 42 है। तो ए की छात्रों का औसत अंक का आधा ज्ञात करें, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। अब कॉन्सेप्ट समझिए, एक कक्षा है ए, एक कक्षा है बी, तो छात्रों की संख्या कितना है, एक में है 54, एक में क्या है 72, ठीक है। कहता है कि बी में गणित, हाँ कक्षा बी में गणित में छात्रों का औसत अंक कितना है, 45। अच्छा, एक रेशियो जब निकालेंगे इसका तो मेरा कट भी सकता है, कितना से कटेगा, 54, फिर से लिख रहे हैं, ए है और बी है, ये मेरा 54 है, ये मेरा 72 है। तो 18 ये 54 होता है ना, 18×4 = 72, यानी 3 4 में हम तो लिख ही सकते हैं अगर इसे में कन्वर्ट करें तो बी वाला का कितना है मेरा औसत, बी में मेरा 4 है, तो बी वाला का औसत कितना है, 45। फिर कह रहा है ए और बी के सभी, अच्छा ए प्लस बी भी हम इधर लिख दे रहे हैं, तो ए प्लस बी, इधर 3 यूनिट इधर 4 यूनिट, ठीक है। तो ए प्लस बी में टोटल कितना हो जाएगा, 7 यूनिट, ठीक है। अब बहुत सारे विद्यार्थी 54 से बनाएंगे, 72 से बनाएंगे, फिर ए प्लस बी 54 + 72 जोड़ेंगे, तब कंपटीशन निकलेगा, लगता है आपको कर पाइएगा, कम समय में नहीं कर पाइएगा। 54 और 72 को क्या किए, 3:4 है ना, 3 और 4 से 18 से कटिएगा तो काट दिए। फिर ए प्लस बी बोला तो 3 4 7 मान लिए इधर। बी का औसत मेरा दिले है कितना, 45। ए और बी का औसत कितना दिले है, 42, तो यहाँ पे हम 42 लिख लेंगे, ठीक है। और पूछा किसका है, ए के छात्रों के औसत का आधा। देखिए सवाल में कुछ दिया हुआ है तो अंत तक पढ़िए। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि ए का औसत मेरा कितना है, x है, ए का औसत कितना है, x है। अब हम लोग क्या करते हैं, औसत का फॉर्मूला निकाल देंगे, तो 3 × x प्लस इसका तो दिया हुआ ही है, तो 4 × कितना हो जाएगा, 45। आई टोटल मेरा सबका एवरेज दिया हुआ है ए प्लस बी का, बराबर 7 × कितना हो जाएगा, 42। देखिए कितना आसान से कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब इसको निकालेंगे हम, तो 3x हो जाएगा प्लस 4×5 = 20 और 4×4 = 16, 2 18, ठीक है। 7 दूनी 14 और 7 का 28, एक कितना हो जाएगा, 29, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 3x बराबर घटाएंगे तो मेरा कितना होगा, 294 में से 180 घटा देंगे, ठीक है। 4 9 में से 8 गया 1, 114, यानी 3x बराबर मेरा क्या आ रहा है, 114 आ रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 114/3 कटेगा ना, 3 तेरी 9, बचेगा 24, तो 3 8 24, यानी मेरा 38 से कट गया, ठीक है। तो ढेर विद्यार्थी का होगा 38 मार के निकल जाएगा, ऑप्शन में 38 भी है, आ गया ना मेरा एक का। लेकिन पूछ रहा है कि ए का औसत अंक का आधा, यानी 38 का आधा, तो 38 का आधा क्या होगा, 38 × 1/2 कटेगा 19 मरतबे, 19 इज द राइट आंसर, ठीक है। सवाल टेक्निकल जानबूझ के बनाया जाता है ताकि आप सवाल को कितना ढंग से पढ़ते हैं तभी ना आप फाइनल कंक्लूजन तक जा सकते हैं। पढ़िएगा ही नहीं तो क्या होगा, कुछ भी ऑप्शन शुरू में ही मार के निकल जाइएगा। अगला सवाल बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का।
कहता है कि 3 पुरुष एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, 9 महिलाएं समान कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है। तो 4 महिलाएं और 4 पुरुष और 9 महिलाएं अपनी आधी क्षमता से, देखिए सवाल एक एक स्टेप आपका आगे बढ़ाया हुआ है, आप इतना कर लोगे तो बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो कहता है कि आधी क्षमता से कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि टोटल वर्क कितना है, फिर पुरुष और महिला की एफिशिएंसी कितना है, तो ये तो पहले ज्ञात करना चाहिए। एक चीज हम बार बार बोलते हैं ना कि डे गुने इफिशियंसी बराबर क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आगे काम देगा। पहले क्या है, 3 पुरुष है तो 3 पी लिख लिए, पुरुष को पी से कितना दिन काम किया भाई, 8 दिन, ये मेरा टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, बराबर यही काम को कौन करता है, 9 महिला, तो 9 महिला गुने कितना दिन, 6 दिन। अब दोनों को बराबर कर दिए हैं ताकि पुरुष और महिला की एफिशिएंसी हम लोग निकाल सके। ठीक है, तो कटेगा इस साइड से तोड़ाओ, ये मेरा कटेगा कितना से, 3 तियारी 9, 2 तियारी 6 और 2 चौका 8, यानी 4p इजकल टू 3 तियारी 9m हो गया। तो आपको तो पता है इसका इधर छिपा रहता है, इसका इधर छिपा रहता है, तो p बटा m बराबर कितना हो जाएगा, 9/4, यानी मेरा इफिशियंसी निकल गया पुरुष का और महिला का। पुरुष की क्षमता कितनी है, 9, और महिला की क्षमता कितना है, 4 है। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि कितना काम था। ठीक है, तो 3 गुने पुरुष की क्षमता कितनी है, 9 गुने 8, यही मेरा क्या है, टोटल वर्क है। इससे भी आप गुना करिएगा तो नहीं आएगा, 9 गुने 3 गुने क्या होगा, 6, उतना ही आने वाला है। ठीक है, 9 गुने 4 गुने 6, क्योंकि महिला की क्षमता कितना है, 4। तो टोटल वर्क हम लोगों ने निकाल लिया कितना, 3 गुने 9 गुने 8, एक मेरा क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है, अब इसी काम को कौन करेगा, 4 पुरुष करेगा और 9 महिला करेगा। तो पहले इन लोग का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 4 पुरुष, 4 गुने पुरुष की क्षमता कितना, 9, प्लस और कौन मिलकर साथ काम करेगा, 9 महिलाएं, महिला का क्षमता कितना, 4। ठीक है, तो 9 चौका 36 प्लस 36, तो 36 और 36 कितना हो गया, 72। लेकिन सवाल थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, कह रहा है कि अपनी आधी क्षमता का, इसका 1/2 करना पड़ेगा ना इसको क्षमता आधी करने के लिए, तो कटेगा तो मेरा कितना आएगा, 36। ठीक है, यानी क्षमता भी हम लोग निकाल लिए है ना, जितना पुरुष दिया हुआ था उसका। अब इसको क्या करेंगे, 36 से हम लोग भागा दे देंगे और जो मेरा बचेगा उतना दिन में मेरा काम क्या होगा, समाप्त होगा। कटेगा 12 तिया मेरा कितना हो गया, 36, 3 तिया 9, 3 चौका 12 और 4 दूना मेरा कितना हो जाएगा, 8। यानी 4 पुरुष और 9 महिला अगर आधी क्षमता से काम करेंगे तो काम क्या होगा, 6 दिन में समाप्त हो गया। वेरी 6 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कहता है एक धनराशि को 2 भागों में 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, और कहता है कि 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए दोनों को 8% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया था। यदि दोनों भागों से अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 4680 रुपया है तो कुल उधार की राशि क्या थी। अब यहाँ पे आपको राशि दिया हुआ है लेकिन रेशियो में दिया हुआ है, एक 4 रेशियो में दिया हुआ है, 4x मान लेते हैं, एक आपका 5x मान लेते हैं। ठीक है, कहता है कि समय भी दिया हुआ है, इसके लिए कितना साल, 4 साल, इसके लिए कितना, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा कितना है, टाइम है 5 ईयर। ठीक है, और ये मेरा रेट भी दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 8 दोनों के लिए। और कहता है कि दोनों का ब्याज का जो मतलब अंतर है वो कितना है, 4680 रुपया है। ठीक है, तो कहता है कि कुल उधार राशि कितना पड़ा है, कुल उधार राशि मेरा कितना था, कुल उधार राशि मेरा इधर देखिए, एक 4x है एक 5x है, 2 राशियां उन्होंने लगाया था। तो अंत में मुझे क्या ज्ञात करना होगा, 9x का वैल्यू ज्ञात करना होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे पूछा है उस हिसाब से हम इसको बना देंगे। तो दोनों साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो 5x गुने 5, 8% तो मेरा सब में कॉमन है। ठीक है,
बेसिक से बना दे रहे हैं हम, चाहे तो एक लाइन में उड़ा दे, ठीक है। लेकिन हमें हर एक प्रकार के विद्यार्थियों का ध्यान रखना होता है ना। बटा क्या हो गया 100 माइनस एक अमाउंट कितना है 4x, इसके लिए 4 साल था और इसके लिए क्या था परसेंटेज समान था, तो बटा इतना बराबर कितना है 4680, ठीक है। 46 क्या है 80। फोर सिक्स एट। अब एक चीज देखिए, इसमें 8 और 100, 8 और 100 क्या है कॉमन है, तो हम लोग इसको 8/100 को क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं। ये मेरा कितना हो जाएगा 55 25x, 25x और 400 का 16x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 4680, ठीक है। अब ये मेरा घटेगा तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचा 9x बचा, और इधर मेरा तो गुना होगा ही, कितना 9x गुने ये मेरा कॉमन निकला हुआ है 8/100, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्टली इन्वर्सली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा गुना हो जाएगा इधर, तो 4680 गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे, और नीचे में बट्टा क्या कर देंगे 8 कर देंगे, ठीक है। ये मेरा तिरछा गुना हो गया, 100 जो है इधर गुना हो गया, ऊपर से मेरे नीचे 8 चला आया। अब यह जो है मेरा 585 से कट जाएगा, ठीक है। बोलिएगा ऐसे कैसे सर, हम काट कर रखे हैं टाइम कम लगेगा, ठीक है। और ये जो मेरा कितना आ जाएगा 585 गुने 100 हो जाएगा, तो जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा 585 और 2 0 हो जाएगा। बोलिएगा सर आंसरवा हो गया, तो ध्यान से क्वेश्चन में देखिएगा तो आंसरवा हो गया। कैसे, क्योंकि जब शुरू में हम लोग राशि जोड़े थे 4x + 5x, तो हमें 9x का ही वैल्यू निकालना था। यहाँ जब दोनों चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर किए तो मेरा ऑटोमेटिक 9x आ गया, संजोग या किस्मत नहीं, कैलकुलेशन देखना है। ऊपर में मुझे इतना ही वैल्यू निकालना है, मुझे इतना अभी ही मेरा वैल्यू आ गया, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे पुट कर देंगे। फिर विद्यार्थी होगा पहले x का मान निकालेगा, फिर 4x का मान निकालेगा, फिर 5x का निकालेगा, फिर जोड़ेगा, फिर कोई डायरेक्ट 9x का निकाल देगा। तेज विद्यार्थी ऐसे करके निकल जाता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मूलधन पर 3 साल के लिए 10% सालाना की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जो 8 साल में 12% पर ईयर की दर से साधारण ब्याज के रूप में 4800 रुपया है। कुछ नहीं पूछा है, आपको 2 चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। एक में आपको दिल्ली है कि साधारण ब्याज 12% पर 8 साल में इतना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा राशि निकालना पड़ेगा, और एगो आपको क्या है चक्रवृद्धि ब्याज भी है। तो एक ही सवाल में दोनों कॉन्सेप्ट साधारण ब्याज का भी और किसका चक्रवृद्धि ब्याज का भी। तो आपको ब्याज दिया हुआ है कितना 4800, ठीक है, और समय दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है SI दिया हुआ है कितना 4800, ठीक है। रेट मेरा कितना दिया हुआ है 12%, टाइम मेरा कितना दिया हुआ है 8 ईयर, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, क्या होता है फॉर्मूला SI गुने है ना 100 प्रिंसिपल बराबर बटा 12 गुने कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 चौका 48, ये 400 मतलब कटेगा, ये फिर कटेगा 50 से, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 5000 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रिंसिपल को आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे देना है, ठीक है। कितना परसेंट के रेट से 10% के रेट से, कितना साल के लिए 3 साल के लिए। कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है 5000 गुने, अब 3 साल है 10% कितना होता है 1/10, अब बढ़ गया तो क्या होगा 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10, ठीक है। अभी मेरा 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 11 का क्यूब है तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, तो 5 गुने 1331 हम करेंगे तो मेरा 5 एकम 5, 5 तेरी 15, 5 तेरी 15 16, 5 1 16, मेरा राशि कितना आ गया। ये हम जो निकालते हैं अमाउंट निकालते हैं, लेकिन हमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 6655 माइनस 5000 घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा 1655 रुपया बचेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा CI हो जाएगा, वेर इज 1655 है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि शराब की लीटर है ना, शराब की 100 लीटर बोतल में 30 लीटर शराब को 30 लीटर पानी से बदल दिया जाता है,
फिर 20 लीटर मिश्रण को 20 लीटर पानी से और 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से बदल दिया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी और अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कहता है कि पहले जो शराब था, अब बिहार में तो इसे बंद है, पहले जो शराब था कितना था, 100 लीटर था, लेकिन बाद में हम लोगों ने क्या किया, 30 लीटर शराब को निकाल के 30 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, बाद वाला इधर लिख दे रहे हैं, बाद में। ठीक है, तो 100 लीटर शराब में से 30 लीटर अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा मेरा, 70 बचेगा, 70%। तो क्या हो जाएगा, 70/100, एक शून्य से एक शून्य कट गया। 100 लीटर में से हम कोई क्वांटिटी 30 लीटर निकाल दिए, 30% निकाल दिए, तो कितना बचेगा मेरा, 70%। तो 70% को कितना लिख सकते हैं, 70/100 लिख सकते हैं। फिर कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण को 20 लीटर पानी से, क्वांटिटी अभी भी क्या है मेरा, आयतन मेरा उतना ही है, 100 लीटर ही है। भले शराब निकाल रहे हो लेकिन शराब के बदले कुछ तो डाला जा रहा है, नीट नहीं मार रहा है, ठीक है, पानी डाल रहा है। ठीक है, तो अभी भी कह रहा क्या है, 100 मेरा क्वांटिटी है। तो इस बार क्या किया, 20 लीटर निकाला है ना, तो 20% निकाला, तो रिमेनिंग कितना बचा, 20% होता है कितना, 1/5। तो 1/5 में से जो बचेगा मेरा 4/5 बटेगा। ठीक है, 1/5, तो 5 टोटल क्वांटिटी एक निकल गया, तो कितना बचा, 4/5 अभी बचा हुआ है। फिर कह रहा है कि 10 लीटर मिश्रण को निकाल के फिर 10 लीटर पानी डाला, तो क्वांटिटी उतना ही है मेरा 100 लीटर, उसमें रेशियो जो मेरा बचेगा, अब एक 10% कितना होता है, 1/10, तो एक निकल गया, तो मेरा कितना बचा, 9/10 बचा। अब इसको हम लोग काट पीट करेंगे, फिर एक शून्य से एक शून्य मेरा यहाँ कट गया, एक शून्य से एक शून्य मेरा यहाँ कट गया। ऊपर में हो गया मेरा 7 का 28, 28 गुने 9, तो 28 गुने 9 मेरा कितना हो जाएगा, 28 गुना 9 हो जाएगा मेरा 9×8 = 72, 9×2 = 18, 252, यानी मेरा 252 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 252/5। तो ये मेरा बाद का है। ठीक है, ये मेरा पहले का है, तो पहले मेरा कितना था, 100 लीटर क्या शराब, बाद में मेरा कितना हो गया, 252/5 हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो मेरा कितना हो जाएगा, 500, रेशियो कितना होगा, 252। चलो अनुपात में कर लेते हैं, कटेगा, 4 से कटेगा, 125 मरतबे। ठीक है, 125 मरतबे कटेगा, और ये आपका 63 मरतबे कटेगा। यानी जो शराब शुरू में 125 लीटर था, अब वो कितना हो गया, 63 लीटर। यानी इसमें पानी कितना डाला गया, हम निकाल सकते हैं। 125 में से जब हम 63 घटा देंगे, जो बचेगा मेरा कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तो 62 पानी। ठीक है, तो आप पूछा क्या है मेरा, पानी और अल्कोहल का मात्रा, तो पानी हो जाएगा मेरा कितना, 62, और अल्कोहल मेरा कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यह आपका 10 सवाल मैथमेटिक्स का रहा। अगला जो 10 सवाल होगा वो आपका क्या होगा, रीजनिंग का होगा। ठीक है, चलिए अगला 10 सवाल रीजनिंग की तरफ चलते हैं। इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले आपको टोटल नंबर्स गिनना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 अगर है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई फैक्टरिंग करेंगे तो 3 या 7। ठीक है, यह जो पेयर बनेगा या तो 3 का बनेगा या तो फिर 7 का बनेगा। तो 3 का देख लेते हैं, FDD नहीं बन रहा। 7 का देखते हैं, FD, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एक सीरीज, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या होगा, एक सीरीज, 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक एक सीरीज। ठीक है, बन जा रहा है। तो F के बाद D है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, D है, तो यहाँ मेरा क्या होगा, D होगा। ठीक है, डबल D के बाद क्या था मेरा, FDD E, FDDEDF। ठीक है, यहाँ पे होगा FDDEDF।
एफ डी डी, यहाँ पे भी ई होगा। डबल ई तो लास्ट में मेरा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। लास्ट का में दो क्या होगा, ई होगा, तो इसमें नहीं है, इसमें इसमें है, एक में है, मैं देख लेना पड़ेगा। एफ डी डी एफ, चलो भाई ठीक है। यहाँ भी ई होगा, यहाँ भी ई होगा, ठीक है। तो डबल ई डबल डी, ऑप्शन नंबर डी ही जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बस इसमें देख लेना है कितना का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 का बन रहा है, 4 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, उस हिसाब से आप इसको कर लोगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कुछ बताया गया है। कह रहा है कि प्लस जो साइन है वो क्या क्या डिनोट करता है, माता को, माइनस जो है वो पति को, गुना जो है पिता को, और भागा जो है पुत्री को। तो के जो है, के भागा एल, यानी के पुत्री है किसकी, एल की, तो के होगी डाउटर किसकी, एल की, ठीक है। कहता है एल माइनस एम, तो माइनस माइनस का मतलब ए बी का पति है, तो एल जो है वो हस्बैंड है किसका, एम का, ठीक है। फिर प्लस एन, मतलब ए जो है बी की माता है, तो एम प्लस एन, यह माँ है किसकी, एन का, ठीक है। तो ये दोनों शादीशुदा मैरिड कपल, एन की पुत्री, और ये मेरा एन है, तो एन के बारे में पता नहीं पुत्र है कि पुत्री है। कहता है कि एन गुने ओ, तो गुना का मतलब है कि ए जो है बी का पिता है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा मेरा पिता हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ओ का पिता हो जाएगा, ठीक है। तो ए दोनों भाई बहन, और ये क्या हो गया, ओ हो गया। तो कहता है कि के ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो के तो इसकी बुआ लगी ना ओ का, तो फादर सिस्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पापा की क्या है, बहन है। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। 7 का जो संबंध है 13 से, 13 का क्या संबंध होगा आगे, जिनका संबंध 145 से होगा, 721 का संबंध है 4321 से। अब तो एक देखिएगा कि 7 गुना 2 करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 14, और 14 में अगर हम 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 13 आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब गुना 2 से किया है तो घटाया 1 से, यानी जितना संख्या से गुना करेंगे उससे एक कम वाली संख्या से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। अगला हम लोग करके देखते हैं, वेरीफाई भी तो करना है। तो 13, तो 2 से गुना किए थे, तबरी कितना से करेंगे, 3 से गुना करेंगे, और घटाएंगे कितना, 2 से गुना किए थे तो 1 घटाए थे, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। तो 13 39 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 37। 37 तो ऑप्शन में है, लेकिन हमें 145 को भी चेक करना पड़ेगा। तो 37 अगला बार कितना गुना होगा, 2 3, इसके बाद 4 गुना होगा, और घटाएंगे कितना, 3 घटाएंगे। तो 7 का मेरा कितना हो जाएगा, 28, और 3 चौका 12, और 2 कितना हो जाएगा, 14, 14 में से 3 जाएगा तो 145। तो यह वाला मेरा सीरीज क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को दूसरा वाला निकालना था, तो आंसर कितना आएगा, 37 आएगा, यानी जिससे गुना कर रहा था उससे एक कम से घटा रहा था, और ये सीक्वेंस बढ़ता जा रहा था। अगला सवाल कहता है कि 30 का संबंध 20 से है, ठीक है, और 20 का संबंध किससे होगा, जो कि आगे वाला संबंध किससे होगा, 60 से होगा। बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है। कहता है कि 30 का संबंध किससे है, 20 से, लिख दे रहे इधर, फिर ब्रैकेट, फिर इधर 60, और फिर इधर कितना 140। तो 30 का हम लोग अगर आधा करें तो 0.5 से गुना करें 30 में, और फिर जो उसमें क्या करें 5 जोड़ दें, तो 30 के आधा कितना होता है 15, 15 में 5 हम जोड़ दिए तो कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 है तो 20 में हम 1 से गुना करेंगे, इस बार 10 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 20 में 1 से गुना किए, 10 जोड़े तो कितना आ गया मेरा, 30 आ गया। यानी 0.5 से हम लोग कितना किए, 1 किए, तो 1 से इस बार हमें कितना गुना करना पड़ेगा, 1.5 गुना करना पड़ेगा। पहले 5 जोड़े, फिर 10 जोड़े, अभी 15 जोड़ेंगे। तो जब 30 में 1.5 से गुना करेंगे तो 45, 45 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 60 हो जाएगा। ये मेरा क्या करेगा, क्वेश्चन को क्वालिफाई कर गया। तो इसका जो सही आंसर होगा कितना होगा मेरा, 30 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 0.5 से गुना, फिर 1 से गुना, फिर 1.5 से गुना, फिर आगे 2 से गुना होगा। 5 जोड़े, 10 जोड़े, 15 जोड़े, फिर आगे 20 जुड़ता जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि 5 गो कार है BMJNU,
कहता है कि इसका मूल्य जो है अलग अलग निर्धारण किया गया है। जे का जो मूल्य है ना, जे का जो मूल्य कह रहा है कि यू एम और एन से कम है, तो जे बेचारा है ना इधर पूरा से बड़ा कौन कौन है, यू भी बड़ा है, एम भी बड़ा है और क्या है एन भी बड़ा है, ये तीनों से कम है जे। कह रहा है कि बी का मूल्य सबसे कम है, लो बी बेचारा है सबसे नीचे, आ रहा है ना स्क्रीन में, हाँ आ रहा है। फिर कह रहा है कि किसी भी दो कार का मूल्य समान नहीं है, यू का मूल्य एम से मूल्य से कम है। यू और एम में क्या है ना कि यू का मूल्य जो है एम के मूल्य से कम है, ठीक है, एम ज्यादा है यू कम है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, एन बचा हुआ है रेस में। कह रहा है कि ना तो यू और ना ही तो एम का मूल्य सबसे अधिक है, यानी क्या है एन मेरा सबसे टॉप पे है। तो अब मेरा फाइनल समीकरण बन गया एन एम यू जे बी। कहता है कितनी कारों का मूल्य जो है एम के मूल्य से कम है, तो एम बेचारा यहाँ है, पहला टॉप पे एन है, दूसरा नंबर पर यू एम है, इसके बाद नीचे तीन को बच गया यू जे बी, इस तीनों का मूल्य क्या है एम के मूल्य से कम है। तो ऐसा तीन कार है जिसका मूल्य क्या है एम के मूल्य से कम है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पांच व्यक्ति एक्स वाई जेड टी और यू जो है एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। तो जब भी आपको सीधी पंक्ति दे उत्तर की तरफ तो ऐसे खड़ा हो जाना है। कितना व्यक्ति, पांच व्यक्ति, एक दो तीन चार और पांच व्यक्ति, ठीक है। कह रहा है कि जेड के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठा है, तो हम किस जगह पे होंगे जो सिर्फ दो व्यक्ति हो, दाईं ओर, तो हम यहां बैठ जाएंगे, तो एक व्यक्ति मेरा यहाँ एक व्यक्ति मेरा यहाँ। कहता है कि बाई के दाईं ओर केवल तीन व्यक्ति हैं, तो तीन व्यक्ति हम छोड़ देंगे, तुम नहीं हो जाएगा, बाई के दाईं ओर है ना, तो दाईं ऐसे ही जाएगा, इसके ओर, अच्छा जेड के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठा है, बाई के दाईं ओर केवल तीन व्यक्ति है, तो बाई को यहां बैठा देंगे, तब पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। कहता है कि टी के बाईं ओर केवल तीन व्यक्ति बैठा है, तो बाईं छोर से तीन व्यक्ति को छोड़ देंगे, एक दो तीन, तो टी मेरा यहां बैठा है। कह रहा है कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा था, है? इतना दूर जाने का जरूरत नहीं था, शुरू में ही पंक्ति के बीच में बैठा था, सवाल कुछ और पूछना चाहिए था। पंक्ति के बीच में क्या बैठा है, जेड बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, यह सवाल जो है ना, आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए मेरे पास स्पेस भी नहीं बचा है, और थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, पी लें कि लगातार पढ़ाते रहें, लगातार करिए लेते हैं खत्म। स्क्रीन पर देख लीजिए सवाल अच्छे ढंग से, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। देख लिए सारे लोग, चलिए अगला सवाल। कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से कोई एक अन्य है जो भिन्न संख्या, उसको पहचानना है आपको। 727 दिया हुआ है, 491, 638, 576 दिया हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा दो गो हो गया। एक तो 576 जो हो गया मेरा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, किसका स्क्वायर हो गया भाई, 24 का हो गया। एक आप ऐसे देखिएगा कि सभी संख्याओं को जोड़ के सम संख्या आ रहा है, और सभी संख्याओं को जोड़ के विषम संख्या आ रहा है, उस आधार पर भी छांट सकते हैं। तो 714 2 16, जब इसको जोड़ें तो सम संख्या, 9 4 13 1 14, जब इसको जोड़े तो सम संख्या, 6 3 9 9 8 1 17, इसको जोड़े तो क्या गया विषम संख्या, 6 7 5 12 6 18, इसको जोड़े तो क्या हो गया सम संख्या। तो यह आपको आंसर नंबर बी सी भी है, ऑप्शन नंबर क्या है डी भी है। सी किस आधार पे है कि जोड़ने पर विषम संख्या आ जाता है, बाकी सब सम संख्या है, और डी किस आधार पे है कि 576 जो है क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 24 का, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुछ वॉच जो है घड़ियां हैं, तो हम कुछ वॉच बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि कुछ वॉच जो है क्या है घड़ियां हैं। तो कुछ में ऐसे ही इंट्रैक्शन होता है, घड़ी एक अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एक हिंदी में लिखा हुआ है। कहता है कि सभी घड़ियां क्या है काली है, तो सभी घड़ियां क्या हो गया काली हो गया। कहता है कि सभी काली क्या है बड़ी है, तो सभी काली क्या है बड़ी है। यही तो मेरा कथन दिया, निष्कर्ष क्या दिया, कुछ वॉच घड़ी है, हाँ जी वॉच घड़ी है, इंट्रैक्शन है बिल्कुल इससे। कहता है कि कुछ वॉच काली है, वॉच का भी इंट्रैक्शन है किससे काली से, तो एक और दो दोनों क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज,
दोनों क्या करते हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह जो है इसको प्रस्थापित करेगा। अब देखते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज है तो पी का मान कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, टी का मान कितना होता है, 20 होता है। तो कितना बढ़ा, 4। तो अगला 4 जब बढ़ेगा तो 20 और 4 24 कितना होता है, 1 होता है। यानी सेंटेंस मेरा किससे चालू होगा, 1 से। कि डब्ल्यू से ही मेरा होगा नहीं, वी से मेरा होगा नहीं, बी से नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। पी 16, बी क्या 20, फिर अगला 24 होगा तो 1 से चालू होगा, तो 1 तो ऑप्शन नंबर डी ही में है। यहीं से आप क्या करोगे, आंसर मार के निकल जाओगे। तो 10 सवाल मैथ का, 10 सवाल रीजनिंग का। अगला 10 सवाल इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का। चलिए देखते हैं, कहता है कि एमएस एक्सेस में नेविगेशन पैन को दिखाने के लिए तथा छिपाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। जस्ट इसके पिछला वाला सेट में भी एमएस एक्सेस से दिए थे सवाल, है ना, और वहां पे बोले थे कि सेव एज जो ऑप्शन है वो किससे होता है, तो F12 से। किससे, F12 से हम लोग क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। एस्केप से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज से बाहर आ जाते हैं। और इसका जो सही है, नेविगेशन पैन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या छिपाने के लिए F11 का इस्तेमाल करते हैं। किसका, F11 का। और यहाँ पे F9 जो है करता है रिफ्रेश द कंटेंट ऑफ ए लुकअप फील्ड, लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स। एक हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश के लिए F5 का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कोई खास लिस्ट बॉक्स में हो, कॉम्बो बॉक्स, है ना, कह रहा है कि द रिफ्रेश द कंटेंट ऑफ ए लुकअप फील्ड लिस्ट बॉक्स। किसी खास प्रकार के, है ना, लिस्ट बॉक्स में कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, एमएस एक्सेस में F9 का इस्तेमाल करते हैं। तो एमएस एक्सेस में सेव एज के लिए क्या, F12। नेविगेशन पैन को दिखाने या छिपाने के लिए क्या, F11। स्केप का मतलब, ESC का मतलब तो जान ही रहे हैं, स्केप करना, निकलना किसी चीज से। और किसी खास जगह कंटेंट को जो लिस्टिक बना हुआ उसको क्या करना है, क्या रिफ्रेश करने के लिए F9। चलिए अगला सवाल कहता है कि एमएस वर्ड 2007 में, ठीक है, अल्ट प्लस एन का क्या मतलब होता है, तो अल्ट प्लस एन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट टैब के लिए। किसके लिए, इंसर्ट टैब के लिए। किसमें, एमएस वर्ड 2007 में। लेकिन होम टैब के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अल्ट प्लस एच का इस्तेमाल करते हैं। डिजाइन टैब के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट प्लस जी का इस्तेमाल करते हैं। और व्यू टैब के लिए क्या करते हैं, अल्ट प्लस डब्ल्यू का। ठीक है, तो अल्ट प्लस एन मेरा क्या हो गया, इंसर्ट टैब। अल्ट प्लस एच मेरा होम टैब। डिजाइन टैब के लिए क्या हो गया, अल्ट प्लस जी। और व्यू टैब के लिए क्या हो गया, अल्ट प्लस डब्ल्यू हो गया। अगला सवाल कहता है कि कंप्यूटर चिप्स अन्य उपकरणों जैसे कार, इलेक्ट्रॉनिक, थर्मोस्टेट तथा स्मार्ट कार्ड के अंदर रहते हैं, उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं। ठीक है, उस कंप्यूटर को कहते हैं एम्बेडेड। क्या कहते हैं, एम्बेडेड। जैसे कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, कार में, इलेक्ट्रॉनिक, थर्मोस्टेट में, स्मार्ट कार्ड वगैरह के अंदर आता है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, एम्बेडेड कहते हैं। माइक्रो के कौन कौन अंतर्गत आता है, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब, स्मार्टफोन, ये सब क्या है, आपका माइक्रो का उदाहरण है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे यूनिवैक जो स्टार्टिंग में आया था वो सब क्या था, मेन फ्रेम था। IBM 7 ये सब जो क्या है वो मेन फ्रेम है। रोबोटिक तो आप जान ही रहे हैं, रोबोट का जमाना धीरे धीरे आइए रहा है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कमांड ऑपरेटर टाइप की गई सामग्री को प्रिंट करने के लिए प्रिंट कर सकता है। एक तो कंट्रोल प्लस P डाले तो प्रिंट हो गया, लेकिन अगर इसमें से आपको चुनना होगा तो वो कौन सा बटन है जिसको आप डालिएगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट होगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 इज द राइट आंसर। कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट डालेंगे, उसके बाद F12 डालेंगे तो क्या हो गया, कमांड की गई ऑपरेटर सामग्री क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन था कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 करेंगे तो क्या होगा, एक्टिव रेक्टेंगुलर मोड हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मोड हो जाएगा। इसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ हमारे F1 करेंगे तो एक्सेल में क्या होगा कि डिस्प्ले और हाइड द रिबन। ठीक है, कहाँ पे, एक्सेल में। एक्सेल में रिबन को अगर हाइड और डिस्प्ले करना होगा तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, F1 दबाएंगे। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि सेलेरॉन, पेंटियम और कोर सीरीज किस प्रकार के हैं। इसमें सेलेरॉन दिया हुआ है, पेंटियम दिया हुआ, कोर जो है किस प्रकार का एग्जाम्पल है। यह है आपके जितने हैं क्या है, कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं। क्या है, कंप्यूटर के प्रोसेसर है। कौन कौन, सेलेरॉन है, पेंटियम है और कोर सीरीज है। ठीक है, अगला कह रहा है कि खाली स्थान है कि एक नेटवर्क पर फैली कंप्यूटिंग है और इसमें इंटरनेट जैसे रियल टाइम संचार नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है,
जैसे बहुत सारे टीचर वगैरह क्लास लेते हैं ना, ठीक है, तो क्या उनको सर्वर की जो आवश्यकता होती है, ठीक है, तो सर्वर रहते हैं तो एप्लीकेशन पे लाइव क्लास ले आते हैं, तो क्या जरूरत होता है उनको, क्लाउड होस्टिंग का। तो ये इसी प्रकार से यहाँ से बड़ी संख्या में कंप्यूटर जुड़े हैं, दैट मीन्स वो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है। चलिए ठीक है, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सा वायरस कंप्यूटर सिस्टम को बूट करते समय उस पर हावी हो जाता है और सूचना को नष्ट कर देता है। वायरस आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वायरस को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। स्टार्टिंग जब पहला टेस्ट हुआ था तो वहां पे मैंने ट्रोजन वायरस की चर्चा किया था कि यह जो वायरस है एमएस वर्ड में वर्ड फाइल को क्या करता है, खराब कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जो वायरस होगा कि कंप्यूटर सिस्टम को बूट करते समय जो अटैक कर देता है वो स्टील्थ वायरस है। कौन है, स्टील्थ वायरस है। ठीक है, और ट्रोजन वायरस कहाँ होता है, एमएस वर्ड के वर्ड फाइल में। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, किसी प्रकार का कोडिंग किया हुआ सिग्नेचर है उसको वो क्या करता है, नष्ट कर देता है। स्पेस फिलर वायरस जो है, जहां भी स्पेस डॉक्यूमेंट में देखेगा एमपीटी है वहां पे वो क्या कर जाएगा, घुस जाएगा। तो ट्रोजन वायरस किससे, वर्ड फाइल को डिस्ट्रॉय करेगा, किसमें, एमएस वर्ड में। अभी सिस्टम को बूट करते समय उस पर हावी हो जाएगा, सूचना को नष्ट कर देगा स्टील्थ वायरस, और कोड और सिग्नेचर को जो नष्ट करेगा वो कौन होगा, पॉलीमॉर्फिक वायरस। और स्पेस जहां खाली रहेगा स्पेस फिलर वायरस चला जाएगा। कहता है कंप्यूटर की मशीन भाषा किस पे आधारित है, तो बुलियन एलजबरा पे। किस पे, बुलियन एलजबरा पे। सब एलजबरे हुए हैं लेकिन क्या है, बुलियन एलजबरा पे। ठीक है, इसको ध्यान में रखने का, ये सवाल पूछ सकता है। अगला सवाल कहता है कि ईपी रोम का पूरा नाम क्या है। देखिए रैम रोम उसके जितने भी टाइप्स हैं उसका जो फुल फॉर्म है वो याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ठीक है, एस रैम डी रैम उसके भी कितना का पार्ट है वो देख लेना। तो ई पी रोम, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम को तो जानते हैं क्या कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पी से क्या होगा, प्रोग्रामेबल। ठीक है, ई से क्या होगा, इरेजेबल, और ई से क्या होगा, इलेक्ट्रिक। ऑप्शन नंबर बी होगा। ई पी रोम का पूरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला कहता है कि वह माउस या फोटो डायोड जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के तकनीक का उपयोग करता है उस माउस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो एलईडी वाले माउस तकनीक के इस्तेमाल को जो हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये 10 मैथ खत्म हुआ आपका, 10 रीजनिंग खत्म हुआ आपका, 10 कंप्यूटर खत्म हुआ। अब 5 कंप्यूटर का फुल फॉर्म और 15 जीके जीएस, और उसके बाद इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा भारतीय सर का पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको नौकरी लगेगी, वरना ऐसा नहीं लगेगा, माता रानी का पाप लग जाएगा तुमको। कहता है कि एस ए एन का फुल फॉर्म क्या है। एस से हो गया स्टोरेज, एस एरिया, एन से नेटवर्क। ठीक है, एस से क्या हो गया, स्टोरेज, एस एरिया, एन से नेटवर्क हो गया। पीओपी द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सब ध्यान में रखने का है, इसका स्पेलिंग में गड़बड़ होगा आपका पूरे के पूरे नंबर कट जाएंगे भाई। वेप, वायरलेस वाइड वेव। अच्छा वेब था कि वी था, सवाल में जरा देख लूं मैं। इसको तो रहने दो। वायरलेस वाइड, इसमें से क्या हो गया, एक कॉपी पेस्ट हो गया। इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देना। वेब का क्या होगा, ये नीचे वाला कहीं वो क्या हो गया था, पेस्ट हो गया था। ठीक है, www वर्ल्ड वाइड वेव। ठीक है, www क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेव। MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल। ठीक है, MIME के क्या होगा, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल होगा। ठीक है, ए वाला का कर देना आप, WAP का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका क्या होगा। SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वेब का आपको कमेंट करना है, www वर्ल्ड वाइड वेव, MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल होगा। ठीक है, अब 15 क्या है, जीके जीएस है। ठीक है, कहता है कि भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो वह जो पंचवर्षीय थी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, और उसका ड्यूरेशन कब से कब था, 1992 से 1997 तक का ड्यूरेशन था। ठीक है, हम लोग पंचवर्षीय योजना लाए कहाँ से, रसिया से लाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था, 1951 में आया था। ठीक है, कहता है कि भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
कितना आर्टिकल के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 243 के तहत। कहता है कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार के अधिनियम के किस अधिनियम के तहत खत्म किया गया था? तो 1857 में युद्ध हुआ था, है ना, 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने निर्णय लिया कि भारत में क्या करेंगे हम लोग, इनडायरेक्टली रूप से शासन करेंगे वहीं से, है ना। तो वायसराय को क्या बना दिया गया था? जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय बना दिया गया था, एक अधिनियम लाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। तो 1858 के तहत क्या कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। आंशिक रूप से तो बहुत पहले भी हो गया था, लेकिन यह जो कंपनी के नाम पे जो देश में शासन कर रहे थे उसको 1858 के अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अगला सवाल कहता है टिकाऊ एवं मजबूत लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष जो है मैनग्रोव जंगल का ही हिस्सा है। ये आपको पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के आसपास भी पाया जाएगा, और कुछ जो है आपके गुजरात साइड में भी जो मैनग्रोव वन है तो वहां भी पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष है या मैनग्रोव वन का क्या है? पार्ट है। मुख्यतः आपको कहाँ मिलेगा? पश्चिम बंगाल, है ना, डेल्टा, जहाँ सुंदरबन डेल्टा उसके आसपास मिलेगा। कहता है कि राष्ट्रीय बहुगामी गरीबी सूचकांक 2021, है ना, MPI किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह जो MPI का जो निर्धारण होता है हमेशा नीति आयोग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सवाल आएगा यहाँ से, नीति आयोग का याद कर लेना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन किसको हटा के किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग को हटा के किया गया था। उपाध्यक्ष अभी सुमन के बेरी हैं, ठीक है, सुमन के बेरी। सचिव कौन है? राजीव गौबा, ठीक है। महिला में पूछा था सेकंड शिफ्ट वाला में, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? महिला जहां भी रहेगी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ भी उपाध्यक्ष पूछेगा नीति आयोग को तो कौन हो जाएंगे? वर्तमान में सुमन के बेरी हैं, सचिव राजीव गौबा है। कहता है कि मोपला या मुस्लिम किसानों ने कहाँ एक शक्तिशाली जमींदारी विरोध किया था? तो केरल में। कहाँ किए थे? केरल में। कहता है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय जो खेल विश्वविद्यालय है वो मणिपुर में है। कहता है ग्रह के बाहर से अंदर पृथ्वी की सतह जाने क्रम क्या है? तो बाहर में क्या है? क्रस्ट है, भूपर्पटी। फिर क्या आपको मिलेगा? मेंटल मिलेगा, और नीचे में क्या मिलेगा? कोर मिलेगा, ठीक है। कहता है कि विश्व में हरित क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। भारत में कौन जाने जाते हैं? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? विलियम गॉड, ठीक है। अगला सवाल कहा जा रहा है कि केरल राज लिस्मा जोसेफ किस मामला से संबंध है? केरल राज वर्सेस, है ना। तो केरल बड़ा शिक्षित राज है, हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा उठाता रहता है मानव अधिकार के। तो कहता है कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो क्या है, शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया था? 2021 में केस फाइल का निर्णय आया था कि आर्टिकल 16 के 4 में, ठीक है, उनको जो है अधिकार जो है किसका है, मतलब नौकरी चाकरी या फिर और कहीं भी है उसमें उनको बराबर का हकदार मिलेगा। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी से क्या है? रिलेटेड है केरल राज वर्सेस लिस्मा जोसेफ का मामला, ठीक है। अगर आर्टिकल आपसे पूछ देगा तो 16 के 4 से। कहता है कि किसकी स्थापना हिल्टन आयोग की सिफारिश पे की गई थी? तो हिल्टन आयोग की सिफारिश पे RBI का किया गया था, ठीक है। कमेंट कीजिएगा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किनका किया गया था? कहता है कि हिंद स्वराज तथा इंडियन होम रूल में के स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई किताब किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, है ना। अगला है कि वज्जी महापद की राजधानी कहाँ है? या बिहार से रिलेटेड है, महाजनपद था तो मैंने क्या किया? दे दिया। मगध के तो आप जानते ही हैं, वज्जी का कहाँ पे है? वैशाली है, ठीक है। कहता है कि माइक्रो RNA की खोज के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2024 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो नोबेल पुरस्कार देख लेना है, नियुक्ति देख लेना है, नोबेल पुरस्कार देख लेना है, खेल में आयोजन देख लेना है, यहाँ से सवाल पेपर में फंसेगा। तो कहता है कि विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरे रुकनोव, ठीक है, रुबकोन, विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुबकोन है। कहता है कि हार्पर कॉलिंग्स द्वारा प्रकाशित जीवन रतन टाटा ए लाइफ के पुस्तक कौन है? रतन टाटा हमारे देश के एक ऐसे रत्न जिनको शायद मतलब कहिए कि हम लोगों ने एक हीरा खो दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि इनकी जो बायोग्राफी है वो किसके द्वारा लिखा गया था? थॉमस मैथ्यूज के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? थॉमस मैथ्यूज के द्वारा। तो यह आपका सीट नंबर 18 का मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर का फुल फॉर्म, उसके बाद 15 GK GS का सॉल्यूशन, इसके बाद आपके भारती सर के द्वारा क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखें
और चीजें आपके लिए हम लोग बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हेलो एवरीवन, आज फिर से इस नए सेशन में हम लोग उपस्थित हैं बिहार सिविल कोर्ट मेंस के डिस्क्रिप्टिव को लेकर, और ये टेस्ट नंबर 18 है बच्चे, है ना। मैथ्स का डिस्कशन आपने देख लिया या फिर इसके आगे आप देखेंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, है ना, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे, सारी चीजों पे बात करेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज हैं, हर एक के ऊपर बात करेंगे। अगर कुछ आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं कि क्या क्या और इम्प्रूव आपके लिए किया जाए। आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है वो आप बताया करें। आप कोशिश की जाएगी कि आपकी हर वो ज़रूरत पूरी की जाए। हर वो ज़रूरत का मतलब बिहार सिविल कोड मेंस को लेकर है ना। ठीक, चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, राइट अ लेटर इन अबाउट, बार बार मैं रिपीट करता हूं, आज भी रिपीट कर रहा हूं कि ये इंस्ट्रक्शन जो है अच्छे से ध्यान देंगे। क्यों? इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स क्यों? क्योंकि पूरा जो पेपर होगा ना आपका, वो इस तरीके से असेंबल किया हुआ रहता है कि आपको अगर 2 घंटे दिए जा रहे हैं तो 2 घंटे में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सके। और अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो 50 वर्ड्स की जगह पे आपने ज़्यादा वर्ड्स लिखना शुरू कर दिया, आपकी टाइम यहाँ ज़्यादा लग जाएगी, बाकी जगहों पे आप बाकी क्वेश्चंस पे आप टाइम कम दे पाएंगे। तो आप इंस्ट्रक्शन थोड़ा सही से पढ़ा कीजिए, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा इन चीज़ों का फायदा मिल सके कि कहाँ कहाँ टाइम देना है और कहाँ टाइम हम बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या है कि लेटर टू द बैंक फॉर नॉन क्रेडिटिंग द प्रोसीड्स ऑफ द चेक, है ना। एक लेटर लिखना है कि आपका जो चेक है वो नॉन क्रेडिटिंग है और वो प्रोसीड नहीं कर पाया है ना। उसके लिए सेकंड है लेटर टू यूनिवर्सिटी फॉर इश्यूएंस ऑफ द डुप्लीकेट मार्कशीट। दूसरा, यूनिवर्सिटी को लिखना है कि आपका जो मार्कशीट है वो या तो लॉस्ट हो गया है या तो खराब हो चुका है ना। तो उसके लिए आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की जरूरत है, मार्कशीट की जरूरत है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन, एक लेटर आपको लिखना है यूनिवर्सिटी। एक एक करके हम लोग चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। देखें क्या है। सबसे पहले तो ये देना आप ना भूलें, ये आप बिल्कुल देंगे, ठीक है। 15 अप्रैल, देखिए ये आज का पैटर्न है। देखिए ये यहां नहीं आएगा, XYZ इधर नीचे आता है, और योर्स फेथफुली भी नीचे आएगा बच्चे। ये एरर है, ठीक है। हाँ, योर्स फेथफुली इधर आएगा, अब इसके नीचे आप लिखेंगे जो भी आपका नाम है XYZ, ठीक है ना। तो ये लिखने के बाद टू द ब्रांच मैनेजर ABC बैंक पटना, ये हमने रिसीवर्स का एड्रेस, नाम, डेजिग्नेशन दे दिया हमने। सब्जेक्ट आपने मेंशन किया कि रिक्वेस्ट फॉर रिसोल्यूशन एंड क्रेडिटिंग ऑफ चेक प्रोसीड्स, यही था ना अपना। सर और मैडम, इसके बाद एक लाइन आप छोड़ेंगे सर या मैडम, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से आप लिखना शुरू करेंगे आई डिपॉजिटेड अ चेक। आप नंबर वहां एक दे सकते हैं, कुछ भी एक चेक नंबर कुछ भी दे सकते हैं ना। जैसे आप दे सकते हैं AB0045। क्या है, कुछ मतलब नहीं है, मैंने वो एक नंबर दे दिया, चेक नंबर, लगे कि वो चेक नंबर है ना। ऑन डेट, डेट आपको एक मेंशन कर देना है। बट द अमाउंट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू माय अकाउंट, और अकाउंट का नंबर आपको फिर से दे देना है, कुछ भी एक दे दीजिए, है ना। उसके बाद टिल डेट, मतलब आज तक, जिस दिन लिखा जा रहा है उस दिन तक। आई रिक्वेस्ट यू to kindly look into the matter and ensure the amount is credited at the earliest। देखिए ये जो सेंटेंस है, बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको जितनी लेटर की प्रैक्टिस कराई जा रही है सब में कुछ जो है सेंटेंस मैं कॉमन लेकर आ रहा हूं, ताकि आपको क्या हो कि उसकी आदत पड़ जाए। जैसे
अगर मैं 40 और 50, कितना मैंने कहा है, 50 के अराउंड लेटर्स और एप्लीकेशन मिला करके आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसमें क्या करना है कि मैं मैक्सिमम 8 से 10 तरीके यूज करूंगा, है ना, एंड करने को। उससे क्या होगा कि आपको सहूलियत हो जाएगी कि कौन सा सेंटेंस आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा इजिली आप कवर कर पा रहे हैं, उससे आप लिखते चलेंगे। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड द शो द अमाउंट इज क्रेडिटेड एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, यानी सबसे पहले उसको आप करा दीजिए, हमें बहुत अर्जेंट है। ठीक है, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली XYZ। ये जो पैटर्न है ये आज का पैटर्न है। आज के पैटर्न में टू भी लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी ये चलता है और ये करेक्ट है, कहीं से गलत नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये डिस्कस किया है शुरुआत में ही, डेट नंबर 3, 4, है ना, मैं ये बताया है और उसमें ये आपको दिखाया है। आज का डेट है, उसके बावजूद हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में किस तरह के एप्लीकेशन और किस तरह के लेटर्स फॉर्म चल रहे हैं, है ना। उसमें मैंने बताया था कि सेंडर्स एड्रेस अगर दिया हुआ, हाँ, डेट आप यहां दे सकते हैं, क्या है, डेटेड, डेट यहां दे सकते हैं। ठीक है, ये देने के बाद टू आप इधर बाहर दे सकते हैं, यहां आप फ्रॉम दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, बाकी वैसे ही। और ये जो है ये आप सब्सक्रिप्शन यहां दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो मेथड है ये बहुत ही पुराना जो पैटर्न था हमारा, उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हम लोग अगर सेंटेंस चेंज करते हैं, तो पैराग्राफ अगर चेंज करते हैं, तो जहां से सेंटेंस खत्म होता है वहीं से नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखना शुरू करते हैं। ये अगर आपने पुराने पैटर्न से भी लिखा ना, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा, कोई जो चेक करने वाले हैं, कि आपने ये ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, तो फायदा क्या होगा, तो हो सकता है कि अगर पुराने ख्याल वाले जो एग्जामिनेशन आपको इवैल्यूएशन करने के लिए बैठे हैं, वो आपको हो सकता है फुल मार्क्स दे दे, क्योंकि आज भी हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में उसी तरह के लेटर्स और एप्लीकेशन वैसे ही चल रहा है, उसी फॉर्मेट में। तो आप कोशिश कीजिए, देखिए मैं आपको सारा बता दे रहा हूँ, वहाँ कॉपी चेक करने वाले कौन होंगे, इवेल्युएट करने वाले कौन होंगे, मैं वो नहीं जानता। अगर नया पैटर्न भी लिखा आपने, कहीं से एरर नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इस वाले लेटर में हो सकता है कि आपको मार्क्स ज़्यादा आ जाए, और अपने को मतलब सिर्फ और सिर्फ स्कोर से है। ठीक है, जैसा पहले भी हुआ है कि हाईकोर्ट में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अपने यहाँ से, उनको भी मैंने वही कहा था। तो उनमें से 2-3 बच्चे लास्ट वाले में, फिर 2016 वाले में भी कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए। यही होता है, पैटर्न यही है। बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन नहीं है उसमें, वो एक अच्छा पेपर होता है, हाईकोर्ट असिस्टेंट बहुत अच्छा सा पेपर होता है, और उसमें बच्चे बहुत कम होते हैं बैच में, उनमें से ही कभी 3-4 हो जाते हैं, कभी 2-3 हो जाते हैं, बस यही है। ऐसे नहीं है कि हमारे यहाँ से 40 हो गए, 30 हो गए, वैसा नहीं है। ठीक है, लेकिन इतने होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पैटर्न वो होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर के लिए ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है वो ब्रांच मैनेजर को लिखना है ना, नहीं सॉरी, यूनिवर्सिटी को लिखना है। क्या है, एग्जामिनेशन हॉल आपने दिया, डेट दिया, सब्जेक्ट दिया। देखिए फिर से यहाँ थोड़ा सा एरर आ गया आपका, सर या मैडम, हाँ ठीक है, कॉमा, बात शुरू कर रहे हैं। आई एम XYZ, a former student of your college, batch of 2019 with enrollment number। देखिए ये हमने कुछ भी दे दिया, जैसे APK, A और P से आपकी पाठशाला है, हमने कुछ भी दे दिया, APK LM 2019। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरली जो रहता है, एनरोलमेंट नंबर, वो ईयर के साथ कुछ कभी कभी रहता है, मैंने वो दे दिया। ठीक है, I am writing to request the issuance of a duplicate mark sheet as the original has been lost या damaged and is no longer available for use। आप या तो lost या फिर damaged यूज कर सकते हैं, कोई एक यूज करेंगे ताकि उसको रीजन लगे, सही परफेक्ट रीजन लगे, है ना। The document is urgently required for academic या employment purposes। आप अपना मतलब लिखेंगे, या तो academic purpose के लिए हो सकता है, आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके मार्कशीट आपने खो दिया है, तो पीजी में एडमिशन कैसे लेंगे, पीजी का खो दिया है तो पीएचडी में कैसे एडमिशन लेंगे। तो एकेडमिक पर्पस के लिए भी या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए भी, कहीं आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहां आपको उसकी जरूरत है, तो अपना अपना आप मेंशन कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोसेस माई एप्लीकेशन एंड इशू द डुप्लीकेट मार्कशीट एट द अर्लीस्ट। देखिए मैंने वही कहा ना कि मैं ये हमेशा यूज करता ही करता हूँ आजकल,
ठीक है, कुछ में अलग दिखेगा। एट द अर्लीस्ट आई एम विलिंग टू कंप्लीट एनी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज एंड पे द नेसेसरी फीस। हाँ ठीक है, और उसके लिए मैं बिल्कुल देने को तैयार हूँ, कोई भी जो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज है करने को तैयार हूँ, और जो अगर जो नेसेसरी जो फी है मैं फी भी पे करने को रेडी हूँ, बशर्ते मेरी जो डुप्लीकेट मार्कशीट है वो हमें इशू की जाए। ठीक है, थैंकिंग यू फॉर योर काइंड असिस्टेंस। देखिए ये फिर से यहाँ आ गया, यहाँ नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? योर्स फेथफुली XYZ। ठीक है, पर देखिए लेटर हमेशा, मैं बार बार कहता हूं कि लेटर एक वे है कम्युनिकेट करने का। अब यूनिवर्सिटी के चांसलर को या जिसको भी आप लिख रहे हैं, आप उससे कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आपके पास ना उनका फोन नंबर है, ना कुछ है ना वो डायरेक्ट आपसे मिलते हैं। तो एक प्रोसेस होता है कि ऑफिस में जाकर के ये एक लेटर दे दिया जाए या उनको सेंड कर दिया जाए बाय पोस्ट। वो आपको ये मैटर पे ध्यान देते हैं, देखते हैं और आपका वो काम किया जाता है ना। एक प्रोसेस है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत हम लोग को काम करना होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है लिखने का। तो इसमें बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट है और सुझाव आया है, इसे थोड़े से वर्ड्स को और थोड़ा स्टैंडर्ड किया जाए। तो स्टैंडर्ड किया जाएगा, वो एसे में किया जाएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है। धीरे धीरे हम लोग इसको ऐसा इंप्रूव करेंगे कि आपकी राइटिंग बहुत ही इंप्रेसिव हो जाएगी। लेटर हमेशा लेकिन इजी लैंग्वेज में लिखा कीजिए, इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक द वे ऑफ कम्युनिकेशन है। इससे क्या होता है कि आप जितना अच्छा कम्युनिकेट करेंगे उस सामने वाले से, उतना ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना। तो टू द पॉइंट बात करेंगे, इजी लैंग्वेज में बात करेंगे, है ना। चलिए अब क्या है बच्चे, राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। एक पैराग्राफ है, इसमें पैराग्राफ आपको चेंज नहीं करना, एक ही पैराग्राफ में लिख डालना है। पैराग्राफ और एसे में फर्क मैं बता चुका हूं, है ना। लास्ट जो वीडियो, जो क्लासेस की वीडियो जो आई है इसमें, उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि एसे में और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है। मैं बिल्कुल बाकायदा बहुत अच्छे से बता चुका हूं, और वो शायद डे 2 जो हुआ है क्लास उसमें है, तो आप उसको जाकर देख लेंगे। 2 टॉपिक दिए गए हैं, इसमें से एक लिखना है, लेकिन मैं यहाँ हूं तो मैं क्या करता हूं, दोनों के ऊपर मैं बात करता हूं। क्या है, पहला है डिजिटल पेमेंट का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मेरिट और डिमेरिट्स की बात करनी है। राइट टू इंफॉर्मेशन RTI, इनके ऊपर बात करनी है। आप दोनों के बारे में लगभग जानते हैं। डिजिटल पेमेंट क्या होता है, आज के दिन में बहुत ही पॉपुलर हो चुका है ये, है ना। डिजिटल पेमेंट, जो आप कोई भी पेमेंट जो आप डिजिटली कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वही है डिजिटल पेमेंट। ये बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। दिमाग में क्या क्या बातें आ रही है इसको लेकर, उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, बहुत सारे माध्यम अवेलेबल हैं, जैसे फोन पे है, गूगल पे है ना, भीम ऐप है, सारा कुछ है। आज के डेट में व्हाट्सएप भी दे रहा है, अमेजन भी दे रहा है, तो बहुत सारे हैं। इसके फायदे तो हैं कि आप बहुत ही मतलब फ्रेंडली हो गए हैं, बहुत ही आसान तरीके से किसी को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, है ना। लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक ही कर पाते हैं। बड़े अमाउंट के लिए फिर आप वो भी कर पाएंगे अगर वो आपका ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं, तो उससे भी वो भी एक डिजिटल पेमेंट का एक प्रोसेस है। हाँ, इसमें डिसएडवांटेज भी है, जैसे आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है, आपका डेटा किसी और के पास जा सकता है। हो सकता है कोई एक मोबाइल नंबर से अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, एक डिजिट अगर रॉन्ग हुआ तो दूसरे को पैसा जा सकता है ना। बहुत तरह की डिसएडवांटेज है, उसके बावजूद लोग इसको बहुत ही यूज किए जा रहे हैं, धड़ल्ले से यूज कर। ठीक है, राइट इन्फॉर्मेशन, अपना अधिकार जानने के बारे में सबको मालूम है। चलिए एक करके हम लोग बात करते चलते हैं कि क्या है डिजिटल पेमेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डिजिटल पेमेंट refers to transfer of money through electronic modes such as UPI, debit cards, mobile wallets and internet banking। अब डिजिटल डेबिट कार्ड से क्या मतलब, अब कहेंगे कि ये कैसे सर, इसमें इंटरनेट कैसे? डेबिट कार्ड जहां भी स्वाइप करते हैं वो इंटरनेट से जुड़ा होता है, तो वो भी एक डिजिटल पेमेंट में ही आता है। तो आप क्या क्या यूज करते हैं? वो पेमेंट जो पैसे ट्रांसफर होते हैं, किसके थ्रू से, किसकी सहायता से? इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में होते हैं। कुछ कुछ यूज करके, क्या क्या? यूपीआई, डेबिट कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स एंड इंटरनेट बैंकिंग। इट ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग क्विक ट्रांजैक्शन, कन्वीनियंट होता है ना, रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रहते हैं,
इसके ऊपर, कैश के ऊपर, एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल डीलिंग्स। और किसी फाइनेंशियल डीलिंग्स में मान लिया जाए कि ये अगर संस्थान है, इसमें अगर एक डिजिटल पेमेंट हो रहा है, ये सबको पता होगा, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट ना हो या फिर वो जो इंस्टीट्यूट के ऑनर हो उनके लिए क्यों ना हो, उनके स्टाफ के लिए, हर किसी के लिए वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि इतना अमाउंट जो है इस अकाउंट में आया है, तो ये है। तो सारा ट्रांसपेरेंट होता है। जहां भी फाइनेंशियल डीलिंग होती है, फाइनेंस की डीलिंग होती है, उसमें क्या लिखकर आता है? ट्रांसपेरेंसी। डिजिटल पेमेंट्स ऑल्सो प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड आर हेल्पफुल इन इमरजेंसी, है ना। ये क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, और बहुत ही हेल्पफुल होता है इमरजेंसी में। मान लिया आपके पास कैश नहीं है और कहीं कहीं एटीएम खराब है या बैंक नहीं जा पाए हैं, उस समय क्या होता है? इमरजेंसी में आपको ये बहुत ही हेल्प करता है। हाउएवर देयर आर सम डिसएडवांटेज टू। एडवांटेज की बात की, अब हम लोग डिसएडवांटेज के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या है डिसएडवांटेज? क्या है कि दिस इंक्लूड द रिस्क ऑफ साइबर फ्रॉड। बिल्कुल है। साइबर क्राइम में हमने जो बात किया था कि साइबर क्राइम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें क्या था? यही तो था ना कि आप लोग के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड किया जा सकता है। दिस इंक्लूड द रिस्क ऑफ साइबर फ्रॉड, डाटा थेफ्ट, टेक्निकल ग्लिचेस एंड द एक्सक्लूजन ऑफ पीपल हु आर नॉट डिजिटली लिटरेट, है ना। जो लोग बिल्कुल उस चीज से अवेयर नहीं है या फिर तो जिनको ये नहीं आता है डिजिटली पेमेंट करने, वो तो इस रेस से बाहर हो जाएंगे अगर सब कुछ डिजिटल हो गया तो, है ना। तो ये चीज होता है। डिस्पाइट द चैलेंजेस, इतने चैलेंजेस के बावजूद क्या होता है कि डिजिटल पेमेंट इज बिकमिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न लाइफ। इतने रिस्क फैक्टर्स होने के बावजूद ये क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी पार्ट बन गया है हमारे मॉडर्न लाइफ का, ड्यू टू इट्स स्पीड, सेफ्टी एंड। ये सेफ है। सेफ कब है? जब आप बिल्कुल अवेयर होते हैं हर किसी से। कोई आपको कॉल करता है कि ये बता दे, आज के डेट में डिजिटल अरेस्ट होता है ना। आज ही हमारे यहाँ जो टाइप करते हैं कि वाइफ के साथ ही हादसा हुआ कि डिजिटली कोई उनको अरेस्ट किया, कोई वीडियो कॉल करके वो बता रहा है कि वो पुलिस ऑफिसर है और उन्होंने अपने सारे डिटेल बता दिए। ये होता है। जो लोग अवेयर नहीं होते हैं उनके साथ तो ये हो ही सकता है। चलिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये क्या है? लिखने का सबसे मैं बहुत बार बता चुका हूं कि शुरुआत कहां से करना है। तो सबसे पहले तो उसके बारे में बता देंगे कि इट इज एन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट दैट एम्पावर्स सिटीजंस टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक ऐसा अधिकार आपको देता है, आपको ऐसे इंपावर करता है, आपको ऐसे सशक्त बनाता है, आपको एक शक्ति प्रदान करता है कि आप गवर्नमेंट से अपने बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में, जिसके बारे में आप चाहें। और गवर्नमेंट उसके लिए बाध्य होती है, they are bound to produce that information. Acted in India through the RTI Act 2005 promote transparency and accountability in public offices. 2005 में जब ये आया तो इस क्या हुआ? इसने किसको प्रमोट किया? ट्रांसपेरेंसी को। चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई, आप कुछ चोरी छिपे कुछ नहीं कर सकते, आपके बारे में हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक ऑफिस, जो पब्लिक ऑफिस है वहां लोग और ज्यादा जिम्मेदार हो गए। गलत ना करें, नहीं तो भाई क्या करेंगे लोग? इंफॉर्मेशन मांग लेंगे। थ्रू दिस लॉ एनी सिटीजन कैन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शनिंग। इस लॉ के तहत लोग क्या कर सकते हैं? एनी सिटीजन, कोई भी नागरिक जो है ना, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज है उसका इंफॉर्मेशन उसको दिया जाए। तो गवर्नमेंट जो फंक्शनिंग में है, डिसीजंस और यूज ऑफ पब्लिक फंड्स, क्या हाँ, गवर्नमेंट फंक्शनिंग, डिसीजंस या फिर उसके पब्लिक फंड्स को लेकर वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगा जा सकता है। कौन मांग सकता है? कोई भी सिटीजन, ठीक है, इस लॉ के थ्रू। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग करप्शन एंड इंश्योर दैट गवर्नमेंट वर्क्स रेस्पॉन्सिबली। अभी मैंने कहा कि अगर ये चीज कर दिया जाए कि अकाउंटेबिलिटी आ जाए हर ऑफिसेज में, हर गवर्नमेंट ऑफिसेज में, तो करप्शन तो मिनिमाइज हो जाएगा ना। तो वो गलत कैसे करेंगे? वो अगर गलत करेंगे तो उनको लगेगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो हमारा इंफॉर्मेशन मांग सकता है इस ऑफिस का, कैसे कैसे क्या किया गया है और कैसे कैसे क्या किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा? सारी जो सच बातें हैं वो उनको सामने आ जाएगी और वो फिर के लिए उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में फाइल कर सकता है, थाने में जाकर के, वो पुलिस स्टेशन जाकर के उसके अगेंस्ट वो चार्ज लगा सकता है ना।
चलिए, द आरटीआई हैज बिकम अ पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ ए कॉमन पीपल। ये किसके लिए पावर लाता है? एक कॉमन पीपल के लिए ना। उसको ये जानने का अधिकार हो जाता है कि सामने से कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन वो गैदर कर सकता है। तो क्वेश्चन ऑथोरिटीज, क्या कर सकता है? ऑथोरिटीज से वो क्वेश्चन कर सकता है एंड पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, और उस लोकतंत्र में हिस्सा ले सकता है। बहुत ही शानदार बातें हैं, ठीक है। अभी जैसे जिनका भी रिजल्ट में थोड़ा मिसिंग है, जो कह रहे हैं कि मिसिंग है, लेकिन कोर्ट का ये एक है कि वो आरटीआई का शायद जवाब नहीं देता है, तो आप देखिए कि उसमें और क्या बदलाव लाया जा सकता है। तो ये थोड़ा एक ड्रॉबैक तो है ना। However, it must be used wisely and not for personal or frivolous purposes. ये बहुत ही समझदारी के साथ किया जाना चाहिए और किसी पर्सनल पर्पस के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ ये पैराग्राफ आपका कंक्लूड होता है। अब क्या है? ड्राफ्ट और नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। देखिए फिर से कहा, कितने वर्ड्स? 50 words on any of the following topics. पहला है, as secretary of Old Students Association. आप क्या है? एक ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। उनको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है 50 वर्ड में, टू बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड रिगार्डिंग मीटिंग टू बी हेल्ड फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल अलुमनाई मीट। वो अलुमनाई है, ठीक है। सेकंड है, यू आर सेक्रेटरी ऑफ रेसिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी। आप वेलफेयर सोसाइटी के क्या हैं? सेक्रेटरी हैं, जो वहाँ लोग रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक नोटिस लिखना है, इसके लिए इन्फॉर्मिंग द रेजिडेंट अबाउट एन इमरजेंसी मीटिंग टू बी हेल्ड ड्यू टू द सडन थेफ्ट इन योर सोसाइटी। आपकी सोसाइटी में अचानक जो चोरी की समस्या बढ़ गई है, उसके ऊपर एक मीटिंग बुलाई गई है और आप उस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, ठीक है। चलिए, नोटिस का फॉर्मेट मैं बता चुका हूं पहले भी, आज भी ये आया। यहां से लिखा जा रहा है, जो लिख रहा है ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन, यहां मेंशन होगा। तो नोटिस, फिर डेट। डेट यहां भी हो सकता है या डेट यहां भी हो सकता है, नोटिस के नीचे, ठीक है। हाँ, इसका एक टॉपिक यहां पे दिया जा सकता था कि किसके रिगार्डिंग लिखा जाए, वो एक टॉपिक यहां पे हो सकता है ना। हो सकता है कि आप दे दें तो ज्यादा अच्छा है। किस रिगार्डिंग था? हाँ हाँ, मीटिंग फॉर, क्या था क्वेश्चन, क्या था आपका? हाँ यही है ना, मीटिंग टू बी हेल्ड, हाँ, सेलिब्रेशन रिगार्डिंग सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल अलुमनाई मीट। तो ये आप यहाँ पे दे सकते हैं कि सेलिब्रेशन रिगार्डिंग एनुअल मीट, ठीक है। ऑल मेंबर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट अ मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 22nd of April 2025 at 9 AM in the school auditorium to discuss preparation for the annual alumni meet. All members are requested to attend without fail. सभी से ये रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि बिना एब्सेंट हुए वो बिल्कुल वहाँ मौजूद रहें। और ये कब है? मीटिंग 22 अप्रैल, 22nd of April को है, 9 o'clock मॉर्निंग में। बहुत ही कम शब्दों में हमने लिख दिया, नोटिस ऐसा ही लिखा जाता है, 50 वर्ड्स में था, कंक्लूड हुआ। सेक्रेटरी ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन, है ना, यहाँ मेंशन कर देना। डेट अगर यहाँ मेंशन करते हैं तो इसे भी यहीं मेंशन कर दीजिए, कहीं से आपका गलत नहीं है। हालांकि अभी वैसा ही चल रहा है, हर जगह वैसा ही लिखा जा रहा है। ये सिर्फ लेटेस्ट जो बुक्स हैं वहाँ ये दिया जा रहा है कि ऐसे, ठीक है। हालांकि अधिकांश ऑफिसेज में आप देखेंगे कि वैसे ही लिखा जा रहा है, डेट यहाँ और सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलिए, एक हो गया। सेकंड लिखना है, वेलफेयर सोसाइटी में आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ चोरी की समस्याएं बढ़ गई है, थेफ्ट बढ़ गया है, उसके लिए डेट यहाँ नहीं आना चाहिए, या तो और इधर आना चाहिए या फिर और इधर आना चाहिए। हाँ देखिए, यहाँ भी जो है सब्जेक्ट है, यहाँ मिसिंग होना चाहिए रिगार्डिंग क्या था जो, है ना। चलिए, ऑल residents are hereby informed that an emergency meeting will be held on April 22nd, 2025 at 6 PM in the community hall to discuss the recent theft incident and security measures. Your presence is important. नोटिस जब भी दिया जाता है तो कहा जाता है कि आप बिल्कुल मौजूद रहें, है ना। ऐसे चीज़ों में, ऐसी बातों में
योर प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैंने क्या सेंटेंस दिया है आपको, ऑल मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड विदाउट फेल। ये बड़ा ही प्यारा सा सेंटेंस है, आप लिखा कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया स्टूडेंट्स रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी, सॉरी सेक्रेटरी ऊपर आएगा बच्चे, और ये जो है ये इसके नीचे आएगा, ठीक है? हो गया। हाँ, नहीं मैं साइड हो जाता हूँ। कुछ लोगों का कमेंट ये भी होता है कि सर आप साइड होते नहीं, बहुत हिलते डुलते हैं, तो लो भाई मैं साइड हो गया। चलिए, हाँ, ये है आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है। अगर आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या लिखा गया है, ठीक है। बहुत ही बेहतर सा एक क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। क्या है? An appetizing and nutritious meal is always recommended because what eat, जो खाया जाता है वही क्या करता है, वही असर डालता है। तो वहां क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, वही अफेक्ट्स आवर सेंसेज, जो हमारे सेंस पे असर डालता है। क्या जो हम नहीं होता है कि जैसा खाते हैं वैसे आप बनते चले जाते हैं, तो वही है व्हाट ईट अफेक्ट्स आवर सेंसेज, जो हम खाते हैं वही हमारे सेंस पे अफेक्ट करता है। अफेक्ट्स क्या है? वर्ब है। द इफेक्ट ऑफ फ्लड ऑन आवर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट हैड बीन द सेंटर, सेंटर ऑफ, इसी का सेंटर रहा है, सेंटर ऑफ डिस्कशन इवन इन एंशिएंट ग्रीस। देखिए, तो इन चीजों का जो रहा है ना हमारे माइंड पे, बॉडी पे या स्पिरिट पे असर जो रहा है, वो एक डिस्कशन का सेंटर रहा है। कहाँ? एंशिएंट ग्रीस में, ठीक है। When Pythagoras argued, पाइथागोरस एक नाम है जिनके नाम पे मैथमेटिक्स में आता है पाइथागोरस थ्योरम, याद है? नहीं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना। आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। और वो इसमें होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो पाइथागोरस साहब ने एक बहुत ही अच्छे चीज पे एक अपना आर्गुमेंट दिया था, फेवर ऑफ अ हेल्दी वेजिटेरियनिज्म। और क्या है? हाँ, ऐसा डाइट जो वेजिटेरियन है, वैसे डाइट के ऊपर उन्होंने क्या दिया था? एक अपना आर्गुमेंट दिया था, that too at the time when the philosopher lived in around 500 BC। कब दिया था उन्होंने? 500 BC में। the term vegetarianism was unknown। उस समय वो वर्ड क्या था? अननोन था, क्योंकि उस समय भी लोग क्या थे, ज्यादातर लोग आसपास में रह रहे जानवरों पे डिपेंडेंट होते थे, बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते थे, है ना। उस समय उन्होंने कहा था कि क्या वेजिटेरियन होना क्या होता है और वो डाइट क्या होता है, इसके बारे में लोग अननोन थे। और उसके ऊपर उन्होंने क्या दिया था? एक थेसिस दिया था वेजिटेरियन डाइट के ऊपर, ठीक है। His diet came to be known as the Pythagorean diet। और उनका जो दिया गया डाइट है ना, वो बाद में किस नाम से पॉपुलर हुआ? Pythagorean diet। He is known for his theory on geometry, but few are aware of his profound wisdom on food habits। विजडम क्यों? विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखने वाला वो होता है ना। बहुत सारे लोग जानते हैं कि ज्योमेट्री में उन्होंने दिया है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अवेयर हैं इस बात से कि उनके पास एक प्रोफाउंड विजडम है, मतलब एक बहुत ही सशक्त नॉलेज है उस चीज के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्या? हाँ, उसका ही आंसर हमने यहाँ दे दिया है, तो अगर पीडीएफ ये शेयर किया जाए तो उनको ये क्या लगे, आंसर आपको मिल जाए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हिंदी डिस्क्रिप्टिव, और ये टेस्ट नंबर क्या है? 18 है ना। चलिए, गर्मियों के मौसम में प्यासे पक्षियों की मौत को रोकने के लिए कदम उठाने हेतु पर्यावरण प्राधिकरण को एक पत्र लिखे। तो गर्मियों में जब पक्षियां मरने लगती है, उनको पानी नहीं मिलता है, तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं? घरों में पानी रख सकते हैं, जगह जगह खिड़कियों पे, छत पे हम लोग पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में रखा जा सकता है, कुछ कुछ तालाबों की व्यवस्था की जा सकती है, कुछ जलाशय की व्यवस्था की जा सकती है ना। तो ये किया जा सकता है। तो उसी के ऊपर हम लोग को क्या लिखना है? पर्यावरण संरक्षण जो प्राधिकरण है उसको लिखना है।
देखिए यहाँ पहले आप अपना सेंडर एड्रेस दे दीजिएगा अपना नाम के साथ, ठीक है, और एड्रेस दे दीजिएगा, अपना पता दे देना है कि आप कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ मिसिंग है। उसके बाद सेवा में अध्यक्ष महोदय पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण पटना, ठीक है, यहाँ पे हो सके तो पिन कोड भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विषय है गर्मियों में प्यासे पक्षियों की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि गर्मियों के मौसम में तापमान अधिक बढ़ जाता है, इससे जल स्रोत जो है वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं और पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता। और साथ में थोड़ी व्यवस्था करने के लिए कहा जा रहा है, गर्मियों में किया जा रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जहाँ जहाँ उनको पानी अवेलेबल होता है वो भी वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता है ना। तो उसके लिए क्या है कि बहुत सारे जल स्रोत सूख जाते हैं और उनको पानी नहीं मिल पाता, इससे अनेक निरीह पक्षियों की प्यास से मृत्यु हो जाती है। और ये बहुत ही क्या होता है, बहुत दुखदाई है। पानी के बगैर किसी की मौत हो जाना या भूख से कोई इंसान ही मर जाए, ये लानत वाली बात है। पक्षियों की अगर मृत्यु हो रही है तो ये भी कहीं से तर्क संगत तो नहीं है, हम लोग को उसके लिए आगे आना चाहिए। तो यही हमने क्या किया है कि अध्यक्ष महोदय को लिखा गया है। यह न केवल एक दुखद स्थिति है बल्कि पर्यावरण असंतुलन का कारण भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में हर एक चीज जो है वो एक दूसरे को संतुलित करने के लिए लगी पड़ी है। हर एक चीज आप सोच कर देखेंगे, आपने ये पढ़ा होगा, बहुत सारे चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र, बहुत सारे, है ना, एनर्जी साइकिल आपने पढ़ा है, ऊर्जा चक्र, तो सारी चीजें जो है एक दूसरे को बैलेंस करती है, ठीक है। और अगर उसमें बैलेंस अगर किसी का खराब हो गया, किसी में संतुलन, अगर कोई चीज असंतुलित हुआ, संतुलित होने का मतलब क्या होता है, हर किसी के लिए मुश्किल होना। तो आपसे निवेदन है कि सार्वजनिक स्थानों, देखिए कहाँ कहाँ, सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, स्कूल और मोहल्लों में पक्षियों के लिए पानी के बर्तन रखवाए जाएं। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए, जिससे वे अपने घरों में भी पानी की व्यवस्था करें। अब घरों में पानी की व्यवस्था करें का क्या मतलब, फ्रिज में रख दें पानी? नहीं, अपने खिड़कियों के बाहर रखिए, अपने गैलरी में रखिए, अपने छत पे रखा कीजिए पानी। आपके प्रयासों से हम इन बेजुबान प्राणियों की जान बचा सकते हैं। कृपया इस दिशा में शीघ्र कदम उठाएं, है ना। भव दिए आपका नाम, ठीक है। यहाँ तो परीक्षा भवन देना है, ठीक हो गया। कहीं से कंटेंट में कुछ दिक्कत किन्हीं को रहे तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। और जो लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के लिए बहुत ही बेहतर हो रहा है। सबको पता है कि कितना टेस्ट आप लोग को दिया जा रहा है। टोटल आपको 20+5 यानी 25 टेस्ट, और इसमें 40 ऐसे और पैराग्राफ मिला करके हो जाते हैं हिंदी में, और 40 हो जाते हैं इंग्लिश में। 40 लेटर्स हो जाते हैं, लेटर एप्लीकेशन, और 40 यहाँ भी निबंध और ये हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं, आप प्रैक्टिस बस करते चलिए, ठीक है, साथ में बने रहिए। और बहुत सारी क्लासेज, जो स्टूडेंट ऐसे हैं, जो विद्यार्थी ऐसे हैं तो इंग्लिश से बिल्कुल बहुत ही डर लग रहा है, जो बिल्कुल इंग्लिश क्या है, उनके लिए बग बियर बना हुआ है। बग बियर का मतलब क्या, एक हवा बना हुआ है। तो उनके लिए तो क्लासेस दी जा रही हैं कि बेसिक सा एक स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। पूरा ग्रामर हम पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ऐसे वर्ड्स दे रहे हैं कि आप आसानी से शब्दों का इस्तेमाल कर, बेहतरीन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप पैसेज लिखना शुरू कर सकते हैं विद इन 10 to 15 डेज, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। किसी एक पर 100 शब्दों में अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ, ठीक। आपदा प्रबंधन और लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, ये दोनों इंग्लिश में तो हो चुका है बच्चे, है ना। आपदा प्रबंधन हो चुका है। चलिए क्या है आपदा प्रबंधन, होता क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट मैं करा चुका हूं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं से निपटने योजना और क्रियान्वयन शामिल होता है, ठीक है, यही होता है ना। प्रमुख आपदाएं, देखिए एक सिर्फ कंटेंट है, आप पहले जान लीजिए इसमें होता क्या क्या है। प्रमुख आपदाएं क्या क्या होती है भारत में। आम आपदाओं में बाढ़, भूकंप, तूफान, भूस्खलन और सूखा, ये होता है ना। ड्राउट आता है, कहीं कहीं बाढ़ आ गया, जैसे नॉर्थ बिहार में, उत्तरी बिहार में क्या हर साल बाढ़ आ जाती है। वहीं साउथ बिहार में सूखा आ जाता है, बहुत सारे राज्यों में सूखा आ जाता है, ठीक है। कुछ जगह पे भूकंप आते रहते हैं, ठीक है, तूफान आ जाता है। जो समुद्री क्षेत्र है, जो समुद्र के किनारे हैं, वहाँ क्या तूफान आते रहते हैं। कभी तमिलनाडु में आ जाता है, कभी केरला आ जाता है, कभी कहीं आ जाता है, जैसे उत्तराखंड में भी आ गया था ना बाढ़, ठीक है।
भूस्खलन कहाँ होता है, लैंडस्लाइड कहाँ होता है, जो हिल स्टेशन वगैरह होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, है ना, वहां होता रहता है। तो वैसे जगहों, ये जो है मुख्य रूप से आपदाएं हैं हमारे भारत में। उद्देश्य क्या है इस आपदा प्रबंधन का? उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य जन और धन की हानि को कम करना तथा प्रभावित लोगों की मदद करना है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? जन और धन की हानि को कम करना, बिल्कुल खत्म नहीं करना, उसको कम करना, और इनको जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करना, यही इसका उद्देश्य होता है। मुख्य कार्य क्या है? पूर्व चेतावनी, यानी पहले से डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लोग आपको पहले से चेतावनी देते हैं कि समुद्र के किनारे मछुआरे ना जाए, ऐसा आप सुनते हैं ना, या फिर आपको वेदर फोरकास्ट वाले लोग ये बताते हैं कि यहाँ बाढ़ आने की समस्या है या बहुत तेज बारिश की समस्या है, कृपया ना निकलें, इस तरह के दिए जाते हैं। तो इसमें पूर्व में चेतावनी, बचाव कार्य, राहत वितरण, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास शामिल है ना। इसका मुख्य कार्य क्या है? पहले चेतावनी देगा, बचाव कैसे करना है वो बताएगा, फिर तो अगर प्रभावित हो गया, अगर कुछ आपदा आ गई तो राहत वितरण पहुंचाएगा, चिकित्सा सहायता देता है और पुनर्वास शामिल होता है, उनको फिर से बसाने के लिए प्रक्रिया होती है। सरकारी प्रयास क्या होता है? सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना की है। सरकार ने क्या किया है? एनडीएमए की स्थापना की है। अब जिनको ये मालूम होगा कि एनडीएमए की स्थापना कब हुई है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आम जनता की जागरूकता और सहयोग की बेहद जरूरी है। शैक्षिक योगदान, स्कूलों में आपदा प्रबंधन की शिक्षा दी जाती है जिससे छात्र तैयार रह सकें। ठीक है, निष्कर्ष में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सजगता, तत्परता और सहयोग से आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। किससे किससे? सजगता, अगर हम सजग रहते हैं, हम तत्पर रहते हैं, और सहयोग से, आपसी सहयोग अगर करते हैं एक दूसरे को, मान लिया कि हमें पहले पता चल गया, फिर हम सामने वाले को भी बता दिए कि यहाँ थोड़ा ये करने की जरूरत है, सहयोग यही होता है। तो इन चीजों से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये हमारा कंटेंट हो गया। अब इससे हम अनुच्छेद लिखेंगे कैसे, पैराग्राफ लिखेंगे कैसे? चलिए, क्या है? आपदा प्रबंधन एक समन्वित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्राकृतिक अथवा मानव जनित आपदाओं से उत्पन्न संकटों से निपटने हेतु तैयारी, तत्क्षण प्रतिक्रिया और पश्चात पुनर्वास किया जाता है। आपदा आने के बाद उसको क्या, उनको फिर से बसाना होता है। भूकंप, बाढ़, चक्रवात, महामारी और सूखा जैसी आपदाएं जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। इससे न केवल जान माल की हानि होती है बल्कि सामाजिक व आर्थिक ढांचे को भी क्षति पहुंचती है। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? हानि को न्यूनतम करते हुए जीवन को शीघ्र सामान्य बनाना, यही है ना, उद्देश्य तो यही था। और इसके अंतर्गत पूर्व चेतावनी प्रणाली, राहत कार्य, चिकित्सा सहायता तथा पुनर्निर्माण की योजनाएं सम्मिलित होती हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आज आवश्यकता है जनमानस को जागरूक किया जाए, विद्यालयों में इसके लिए शिक्षा दी जाए और तकनीकी साधनों का प्रयोग करके प्रभावी योजना बनाई जाए। एक सजग समाज की ही आपदा को अवसर में बदल सकता है। तो समाज सजग होगा तो वो आपदा भी हमारे लिए क्या, एक अवसर बन सकता है, उसको आसानी से उससे निपटा जा सकता है ना। तो ये आपदा प्रबंधन पे एक अनुच्छेद था। चलिए, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, चलिए ये भी हम लोग इंग्लिश वाले में कर चुके हैं, हिंदी है ये। तो मीडिया का महत्व पहले तो ये समझना है कि लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो जनता और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम, एक सेतु का काम करती है। जानकारी का प्रसार क्या करता है मीडिया? जनता को सरकार ने क्या क्या योजनाएं लाई, सरकार और क्या क्या कर रही है, सारी बातें मीडिया जनता को सरकार की नीतियों, फैसलों और घटनाओं से अवगत कराता है ना, इससे लोग सूचित रहते हैं। ठीक है, जनमत निर्माण, मीडिया विभिन्न मुद्दों पर जनमत तैयार करता है और लोगों की राय को आकार देता है। मीडिया का काम क्या होता है कि लोगों से ये जो अपना जनमत है वो एक तैयार करता है कि आप क्या आखिर सरकार से क्या चाहते हैं। वो सारे को इकट्ठा करके वो सरकार के पास पहुंचाता है कि लोग इस चीज से परेशान हैं, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। वो क्या करता है, एक आईना के रूप में काम करता है। वो सरकार को आईना दिखाता है कि लोगों में ये परेशानियां हैं, ये कठिनाइयां उनको हो रही हैं, इनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, सत्ता की निगरानी कौन करता है? मीडिया सरकार की कार्यशैली पर निगरानी रखता है और किसी भी भ्रष्टाचार या घोटाले का खुलासा करता है ना। स्वतंत्रता और निष्पक्षता, मीडिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए ताकि वह जनता के हित में सही सूचना प्रदान कर सके। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है,
बहुत लोग किसी के पक्ष में जाकर के बात करना शुरू कर चुके हैं। इससे क्या हुआ है, उन्होंने अपना, लोग जो उनके प्रति क्या होते थे, बिल्कुल समर्पित होते थे कि उन्होंने जो कहा वो सत्य है, अब लोगों ने उनको गलत मानना शुरू कर दिया है, उनको लोगों बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, यहां तक ऐसा हो गया है ना। चुनौतियां क्या है कि कुछ मीडिया संस्थान अपने व्यवसायिक लाभ के कारण गलत जानकारी या भ्रामक समाचार फैलाते हैं। कुछ मीडिया संस्थान अपने व्यवसायिक लाभ और है ना राजनीतिक दबाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण गलत जानकारी या भ्रामक समाचार फैलाते हैं, जिससे समाज में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। निष्कर्ष, मीडिया लोकतंत्र की सशक्त नींव है जो पारदर्शिता, न्याय और जिम्मेदारी निश्चित करता है, बशर्ते मीडिया निष्पक्ष रूप से काम करे तो। अगर ऐसे लिखना होता, अगर इसको कहता था कि निबंध लिखिए, तो आप ऐसे भी लिख देते, कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अनुच्छेद लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, निबंध भी होगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं। क्या है लोकतंत्र में मीडिया को क्या कहा जाता है? चौथा स्तंभ, क्योंकि यह सरकार और जनता के बीच संवाद का सेतु बनाता है। मीडिया जनता को जानकारी देता है, जनमत बनाता है और सत्ता पर निगरानी रखता है। अखबार, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकतांत्रिक मूल्यों के संवाहक बन चुके हैं। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष, तथ्यात्मक और निर्भीक होकर कार्य करे, यही है ना। घोटालों का पर्दाफाश करे, जन समस्याओं को उजागर करना, नीतियों पर सवाल उठाना उसकी प्रमुख भूमिकाएं हैं। मीडिया की भूमिका क्या क्या है? घोटालों का पर्दाफाश करना, जन समस्याओं को उजागर करना और नीतियों पर सवाल उठाना उसकी प्रमुख भूमिकाएं हैं। क्या ऐसा हो रहा है? सभी को मालूम है हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर अच्छे से नहीं हो रहा है, इसी वजह से क्या है, बहुत सारे और सोशल मीडिया पे लोग क्या हुए हैं, इकट्ठे होने शुरू हो गए। हालांकि कभी कभी टीआरपी और विज्ञापनों की दौड़ में मीडिया का एक वर्ग भटक जाता है, जिससे गलत सूचनाएं फैलती है। अतः एक जिम्मेदार और स्वतंत्र मीडिया ही स्वस्थ लोकतंत्र की नींव बन सकता है। मीडिया जितना निष्पक्ष सशक्त होगा, लोकतंत्र उतना ही पारदर्शी और उत्तरदायी होगा। मीडिया अगर सही हो जाए तो उस कंट्री को, उस देश को आगे बढ़ने से और सशक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते मीडिया क्या हो, निष्पक्ष होनी चाहिए। चलिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाए। पौ बारह होना मतलब क्या? इनसे ज्यादा मिल जाना, है ना। बहुत अधिक लाभ होना, पौ बारह होना यानी किस्मत खुल जाना। लॉटरी में नाम लगते ही रामू की तो पौ बारह हो गई। मखमली जूते मारना मतलब मीठा मीठा बात बोल के क्या कर दिए, तो मैडम ने मीठे बोलों में ही मखमली जूते मार दिए और पूरी गलती बता दी। शैतान की याद मतलब बहुत लंबी बात या बहुत लंबी वस्तु, ठीक है। सेंटेंस इसके ऊपर बनाइए। बस हमें करना, बार बार किसी चीज का आग्रह करना या जिक्र करना या टाल मटोल करना। परीक्षा पास कराने के लिए वह सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करता है। नहीं, ये तो गलत हो गया ना। का मतलब कि मुझे उससे एक काम है जिसके लिए वह मुझे रोज सुबह शाम करवाता है, ठीक है। हाथ ऊंचा होना यानी कि विजय प्राप्त करना। मुक्केबाजी के मुकाबले में रवि का ही हाथ ऊंचा रहा। हाँ, निम्नलिखित गद्यांश के सभी प्रश्नों के उत्तर दें। इसके उत्तर आप खुद दें। ये गद्यांश है, इसके उत्तर आप खुद दें। इतना आपको खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। हालांकि मैं भी ये दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको थोड़ा करें, खुद से करें। सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जिनको ये क्वेश्चंस लास्ट नहीं दिख रहा है, इनकी भाषा केवल मौखिक रूप से उपयोग होती है ना। इनकी भाषा केवल मौखिक रूप में उपयोग होती है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? हिंदी के लिए प्रयुक्त लिपि का नाम है। भाषा की लिपि हमेशा आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि व्याकरण किस अध्ययन का आधार है? सारा इसमें बात है, लिखा हुआ है। व्याकरण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों का अध्ययन करता है। लिखा हुआ है ना, सारा एकदम दिख रहा है कि आंसर कहाँ कहाँ है। आप एक बार पढ़ेंगे सारा आंसर फटाफट दे। तो ये आपके लिए है। और आज का शायद, हाँ ये तो आंसर है उसका। आज के इतने ही क्वेश्चन थे बच्चे। तो टेस्ट नंबर 18 का डिस्कशन अपना समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।